ओके, चालू करिए। नमस्कार भाइयों और बहनों, डिवाइन एस्ट्रो वास्तु संस्था की ओर से मैं श्री हर्षजीत मेहता और मेरे श्री सहयोगी मित्र श्री चेतन भाई गज्जर आप सभी का मुहूर्त शास्त्र के वर्ग में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज दिनांक 27 जुलाई 2022। सबसे पहले मैं मेरा थोड़ा छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, मेरा और चेतन भाई का। जो पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता है हमारे बारे में, लेकिन जो नए स्टूडेंट है उनके लिए मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं और चेतन भाई इस फील्ड में काफी साल से है। मेरे बाद चेतन भाई आया है। मैं इस फील्ड में करीब करीब 30 साल से हूं। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा ये बिजनेस नहीं है, ये मेरी हॉबी है और ये मेरा शौक है। मेरा एक्चुअल बिजनेस टूर्स एंड ट्रेवल्स का है और मैं उससे कनेक्टेड हूँ और ये मैं मेरी हॉबी की तरह मैंने इसको डेवलप किया है। और आज मैं इस फील्ड के अंदर बहुत ही ऐसे एक्सपर्ट तो नहीं बोल सकता हूँ अपने आप को, लेकिन मेरे पास काफी नॉलेज है। मेरे पास काफी नॉलेज है इस फील्ड के अंदर। तो मेरा एक टूर्स एंड ट्रेवल्स का बिजनेस है। एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ये ज्योतिष वगैरह मेरी हॉबी है और मैंने कभी इसको प्रोफेशन नहीं बनाया है। यहाँ पे भी जो मैं आपको अभी जो दे रहा हूँ, यहाँ पे भी नो प्रॉफिट नो कॉस्ट, जो भी मुझे खर्चा होता है उससे ज्यादा मैं ले नहीं रहा हूँ, जरा भी नहीं ले रहा हूँ। तो मैंने बहुत ही कम रेट में, बहुत ही कम फीस, कह दूं कि बहुत ही कम फीस के अंदर मैंने मेरे लेक्चर दिए हैं आज तक सभी। और मेरे कोई भी कोर्स अभी तक 999 के ऊपर कभी नहीं आए हैं। मेरे कोई भी कोर्स 999 के ऊपर कभी नहीं आए हुए हैं। तो और मेरे जो कलीग है चेतन भाई, वो भी आईटी फील्ड से है। वो भी जॉब करते हैं और आईटी फील्ड से होने के बावजूद भी उन्होंने इस फील्ड के अंदर काफी इंटरेस्ट डेवलप किया है अपना। और वो भी बहुत ही अच्छी मीन्स, मैं हिंदी में लेक्चर दे सकता हूँ, गुजराती में लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन वो सिर्फ इंग्लिश में ही लेक्चर दे सकते हैं। वो हिंदी और गुजराती में लेक्चर नहीं दे सकते। तो वो ज्यादातर लेक्चर देने की बारी मेरी आती है। लेकिन फॉरेन में जब हम लेक्चर देते हैं, जब आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज के अंदर लेक्चर देते हैं, तो वहाँ पे जो गुजराती समाज है, जो हमारे हिंदी समाज है, तो वहाँ पे मैं लेक्चर देता हूँ और जो इंग्लिश समाज के लिए चेतन भाई लेक्चर देते हैं। और हमारे समझो इंडिया में सेशन नहीं होते हैं, लेकिन हमारे उधर कंटिन्यूस रेगुलर सेशन हमारे उधर चालू रहते हैं। और हमने अभी ये टाइम डिसाइड किया है कि हमारा बीच में बहुत बड़ा गैप गिर गया था, लेकिन अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि हर महीने 2 सेशन लेके आना हम लोग ने ऐसा डिसाइड किया है। हम लोग वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, क्योंकि मैं मेरे बिजनेस में से और चेतन भाई उनके जॉब में से समय निकाल के ये कार्य करते हैं। तो मैं प्रारंभ करता हूं आज के अपने मुहूर्त शास्त्र के लेक्चर का। आज हमारे साथ आप जो भी जुड़े हो, जिनको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज हो ना हो, मैं बहुत ही सिंपल वे से आपको मुहूर्त शास्त्र के अंदर समझाऊंगा, जो आपको कहीं किताबों में जनरली देखने नहीं मिलेगा। मेरा टारगेट ये है कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति, जिसको पंचांग की जरा भी नॉलेज ना हो, थोड़ा जो स्टार्टिंग में मैं बताऊंगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब मैं होरा मुहूर्त पे आऊंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिनको पंचांग की नॉलेज ना हो, ये तो मेरी मुहूर्त शास्त्र की किताब है। मेरी अभी थोड़े समय में होरा मुहूर्त के ऊपर एक किताब आएगी। वो किताब मैंने ऐसी लिखी है कि एक सिंपल साधारण सा व्यक्ति जिसको नॉलेज नहीं है पंचांग की, खाली वो किताब को रिफर करके डे बाय डे, यानी एक एक घंटे का मुहूर्त वो निकाल सकता है। एक एक घंटे के अंदर सपोज उसको आज शादी के लिए कपड़े खरीदने जाने हैं, या तो एजुकेशन के लिए कुछ कार्य करना है, और आज सोमवार है, तो सोमवार में कौन से समय पे वो कार्य कर सकता है, वहां तक मैंने बहुत ही सिंपल वे से, हमारे शास्त्र के अंदर ये दिया हुआ है, उसको मैंने बहुत ही सिंपल वे से उसको डिस्क्राइब करके। और मेरे यहाँ पे एक गुरु भी है हमारे साथ जुड़े हुए, वीरेंद्र भाई शाह करके हैं। उन्होंने कुछ मेथड मुझे बताए हैं कि भाई मैं थोड़ा लॉन्ग मेथड से कर रहा था, तो उन्होंने मुझे उसके अंदर शॉर्ट मेथड बताया है कि शॉर्ट मेथड के अंदर वो होरा कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो वो सब मैंने उस किताब के अंदर दिया हुआ है। और ये जो मेरी मुहूर्त शास्त्र की किताब है, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे शॉर्ट मेथड दिए हुए हैं होरा निकालने के।
तो वो होरा शास्त्र की जब किताब आएगी तो मैं भी वो होरा शास्त्र की किताब के साथ साथ भी 2-3 दिन का उसके ऊपर भी लेक्चर रखूंगा, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति भी उसको रिफर करके डे बाय डे का मुहूर्त निकाल सकता है, और उसके लिए कोई पंचांग की जरूरत नहीं होती है। और वो निकालने के बाद वो उस मीन्स उस समय पे उसने कार्य किया है, उसमें उसको सक्सेस भी मिलती है। दूसरा, मैं यहाँ पे एक अभिजीत मुहूर्त की बात करता हूँ। लोग अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही अच्छा समझते हैं। यहाँ पे जो ब्राह्मण पंडित जी वगैरह जो होंगे वो उनको पता होगा कि अभिजीत मुहूर्त क्या है। तो साल के 365 दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर को करीब करीब 11:36 से कुछ 12:24 तक रहता है। वो दिन के सूर्य उदय और सूर्य अस्त के ऊपर डिपेंड रहता है। और उसको हम मीन्स उसको 8 भाग में डिवाइड करके हम उसको अभिजीत मुहूर्त निकालते हैं। ये 8वां मुहूर्त है, ये अभिजीत मुहूर्त दिन का 8वां मुहूर्त है। तो ये अभिजीत मुहूर्त में सब शुभ कार्य कर सकते हैं, ऐसा सबका मानना है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर थोड़ा बता दूं कि अभिजीत मुहूर्त जो है हर रोज ये 11:36 से 12:24, कभी कभी 11:45, कभी कभी 12 बजे, क्योंकि वो दिन के सूर्योदय सूर्यास्त के ऊपर डिपेंड होता है। तो हो सकता है कि ये मुहूर्त बुधवार के दिन इसका हम उपयोग ना कर सके। क्यों? क्योंकि बुधवार के दिन ये समय पे राहु काल होता है। बुधवार के दिन ये समय पे राहु काल होता है, और राहु काल में कोई भी कार्य करना वर्जित माना गया है। कोई भी कार्य, अच्छा कार्य, शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। ऐसे तो मैं आपको बता दूं, पंचांग के अंदर डे टू डे कि भाई आज मुझे कलश स्थापन करना है, आज मुझे गृह प्रवेश करना है, कि आज मुझे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने बैठना है, आज मुझे बाल कटवाना है, जनोई धारण करनी है। तो ये डे टू डे मुहूर्त पंचांग के अंदर रेडीमेड दिए हुए हैं। तो क्या ये मुहूर्त सब ऑथेंटिकल है? रेडीमेड दिए हुए तो ऑथेंटिकल है? मैं एक एग्जांपल देता हूं। मेरी बेटी की शादी करनी थी, तो मैंने पंचांग को रिफर किया, और वहां पे उस समय पे जो मुहूर्त उन्होंने दिया था, उस समय पे राहु काल था। यानी पंडित जी ने जो मुहूर्त निकाल के दिया था, उस समय पे राहु काल था। तो पंचांग के अंदर राहु काल दिया हुआ, राहु काल को उन लोग ने कंसिडर नहीं किया था, और उन्होंने वो मुहूर्त मेरे को दे दिया। फिर मैंने पंचांग को रिफर किया, और मैंने बोला इस समय पे तो राहु काल है, इन्होंने ऐसे कैसे मुहूर्त दे दिया मुझे। फिर मैंने मेरे गुरु को पूछा कि भाई ये मुहूर्त निकाल के जो इन्होंने दिया हुआ है वो सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं भी किसी से क्लेरिफिकेशन मांगू तो मुझे भी पता चले कि क्या गलत है क्या सही है। तो मेरे गुरु ने बताया नहीं, तुमने जो बताया है ये सही है, कि ये मुहूर्त एकदम गलत है। इन लोग ने पंचांग में तो दे दिया है, परंतु ये मुहूर्त में ये कार्य नहीं किया जाता है। उसी तरह हम लोग कलश स्थापन, ये मैं थोड़ा आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन, ये जो मुहूर्त का है इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूं, ताकि आपको पता चले कि भाई एक्चुअल मुहूर्त जो पंचांग में दिए है उस समय को हमको लेना है, परंतु उस समय हमें ग्रह की सिचुएशन वगैरह को भी ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई हम पंचांग में देखते हैं कि कलश स्थापन का मुहूर्त हमें पंचांग में दिया रहता है कि भाई जल तत्व की राशि हो, सोमवार हो, मंगलवार, सोमवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, फिर कुछ नक्षत्र भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो उस समय पे ये मुहूर्त करना बहुत ही अच्छा है ऐसा बताते हैं। लेकिन खास करके उस समय पे ये नहीं दिया है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यानी हम कुंभ स्थापन करने जा रहे हैं। कुंभ स्थापन कहाँ करने जा रहे हैं? क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजों में जा रहे हैं। तो आपको पता होगा कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड 2 ग्रह है। जो बंजर जमीन है यानी ओपन जो लैंड रहती है उसके लिए शनि ग्रह है, और जो ये जो अपने फ्लैट वगैरह जो है उसके लिए हम मंगल को कंसिडर करते हैं, मंगल को लेते हैं। तो उस दिन पे हम कलश स्थापन करते हैं। ये आगे मैं कलश स्थापन का मुहूर्त कैसे निकालना है मैं आपको बताऊंगा, और बहुत ही इजी वे से समझाऊंगा कि किस तरह से कलश स्थापन का मुहूर्त और छोटे छोटे मुहूर्त हम किस तरह से निकाल सकते हैं, बहुत इजी वे से समझाऊंगा। तो ये कलश स्थापन के मुहूर्त के दिन जब हम कलश स्थापन करने जा रहे हैं, तो उस समय पे हमें खास ध्यान रखना है कि ये मंगल वक्री तो नहीं चल रहा है, ये मंगल अस्त का तो नहीं है। देखो इसमें मुहूर्त के अंदर थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी चाहिए। फिर भी मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा कि ये वक्री अस्त क्या है। जिनको ये नॉलेज नहीं है उनको मैं समझाने की ट्राई करूंगा कि ये वक्री और अस्त ग्रह क्या होता है। और पंचांग में रेडीमेड कोष्टक इसके दिए हुए हैं। पंचांग में रेडीमेड कोष्टक दिए हुए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको पंचांग खोलना है, देखना है भाई वक्री अस्त
कौन से ग्रह कौन से पेज के ऊपर दिए वो खोल के आपको देख लेना है और कुछ नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि कलश स्थापन के दिन अगर मंगल वक्री है, अस्त का है, तो जहां पर हम कुंभ स्थापन करने जा रहे हैं तो हमें फेवर नहीं करेगा, तो हमें वो फेवर नहीं करेगा क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसी तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड और कौन सा ग्रह आ जाता है, तो क्या हम देखेंगे कि फाइनेंशियल, हमारे पास पैसे हो गए तो हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य करेंगे ना। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, किसी लेडी को आईवीएफ करवाना था, बच्चे नहीं हो रहे थे, आईवीएफ करवाना था, तो उन्होंने मुहूर्त निकाले बिना ही आईवीएफ करा दिया और वो आईवीएफ में फेल हो गए। तो उसने मुझे पूछा कि भाई हम आईवीएफ में फेल क्यों हुए, तो मैंने बोला आप पति पत्नी की दोनों की कुंडली मुझे दे दो, मैं देख के बता दूंगा। तो मैंने दोनों की कुंडली ली और उन्होंने जो आईवीएफ कराया था उस समय देखो, संतान से रिलेटेड जो भी कार्य करना है वो गुरु को उसको इंपॉर्टेंस देना है, यानी गुरु को प्राधान्य देना है, बराबर है। तो ये गुरु को मुझे प्राधान्य देना था, तो मैंने दोनों की कुंडली के अंदर गुरु को रिफर किया। साथ साथ में मैंने देखा कि उन्होंने जो आईवीएफ पीरियड जो लिया था, वो आईवीएफ पीरियड के अंदर गुरु की क्या सिचुएशन थी, तो मैंने देखा कि वो आईवीएफ जब उन्होंने कराया था तभी गुरु रिट्रोगेट यानी वक्री चल रहा था, यानी वो सक्सेस नहीं होते थे, यानी वो सक्सेस नहीं हो गए, क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर भी वो दोष है। वो कुंडली के अंदर भी दोनों ग्रह, उसके दोनों की कुंडली के अंदर दोनों ग्रह, दोनों के कुंडली के अंदर गुरु वीक है, और साथ साथ में उस समय पे गुरु वक्री भी चल रहा था। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में लेवे तो हमारे बहुत सारे पैसे बच जाते हैं, क्योंकि वो आईवीएफ करवाने के लिए उसने कम से कम 1.5 से पौने 2 लाख रुपया खर्चा किया था, और उनके 1.5 से पौने 2 लाख रुपया एकदम वेस्ट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अगर समझो ऐसा छोटा सा मुहूर्त निकाल लिया होता कुंडली देख के, तो ये कार्य वो लोग आसानी से कर सकते थे, और थोड़े दिन के बाद अगर वो करते थे तो उनको इसमें सक्सेस मिलती थी। तो यहाँ पे मैंने आपको ये जो कुछ एग्जाम्पल है मैंने दिए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत व्यक्ति लोग आते हैं कि भाई ये मुहूर्त, ये हम इस काम के अंदर फेल क्यों हो गए, तो फेल होने की वजह क्या है। तो ये सब चीज मैं अभी आपको हमारे ये जो 4 दिन के सेशन है उस सेशन के अंदर मैं समझाऊंगा। आज देखो यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब चीज मैंने किताब में लिखी होगी ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं जो भी बोल रहा हूँ वो सब चीज मैंने किताब में लिखी होगी ऐसा नहीं है। मैं बोलूंगा कि ये किताब में मैंने नहीं लिखा है, तो आप सब लोग एक पेंसिल और नोट तैयार रखना, क्योंकि हम इस चीज में माहिर है, उसके लिए हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये किताब में देना चाहिए, लेकिन वहां पर हमको ऐसा लग रहा है कि ये चीज जो है मैं 2 लाइन में समझाता हूं, वो मुझे एडवांस जो मुहूर्त का कोर्स होगा उसके अंदर मुझे आपको डिटेल्स में देना है, उसको मुझे डिटेल्स में देना है। तो जो चीज मैं बोलूं कि ये मेरी किताब में नहीं दी है, तो ये 2-2 सेंटेंस में बोलूंगा, वो 2 सेंटेंस आप नोट डाउन करके लिख लेना। ये 2 सेंटेंस आप नहीं लिख पाओगे तो हमारे ये वीडियो, हमारी ये जो डे टू डे, आज का वीडियो कल हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, कल का परसों, ऐसे हमारे 4 दिन के वीडियो अपलोड हो गए यूट्यूब पे, और आप लोग वो देख सकते हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं, हमारे मुहूर्त शास्त्र का आज का वर्क प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मुहूर्त शास्त्र क्या है। ज्योतिष शास्त्र की अगणनीय शाखा है। उसमें से मुख्य शाखा कौन सी है, सबसे पहले ये समझो। तो मुख्य शाखा है निरियन ज्योतिष। फिर रिसर्च हुआ, उसके बाद आया केपी, साइना, ये आया। तो निरियन ज्योतिष, साउथ में अगर हम जाते हैं तो जैमिनी पद्धति है। ऐसे देश काल की परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी पद्धति है। लेकिन अगर हम केपी को ले, यानी कृष्णमूर्ति जी की पद्धति को ले, तो वो हमारे लास्ट 100-150 साल के अंदर उसका इन्वेंशन हुआ है, और उन्होंने भी ये जो केपी पद्धति का जो निर्माण किया है वो कंप्लीटली निरियन बेस पद्धति के ऊपर निर्माण किया है। यहां पर हम निरियन बेस के अंदर नक्षत्र को इंपॉर्टेंट देते हैं, तो उन्होंने भी केपी पद्धति के अंदर नक्षत्र को भी इंपॉर्टेंट दिया है। उन्होंने भी केपी में नक्षत्र और नक्षत्र स्वामी
और उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी करके उन्होंने इंपॉर्टेंट दिया है। नक्षत्र के उप नक्षत्र स्वामी, उप नक्षत्र स्वामी करके इंपॉर्टेंट दिया है। तो हमारे ज्योतिष की जो मुख्य बेस शाखा है वो निर्यन ज्योतिष है। हमारा हिंदुस्तान का ज्योतिष शास्त्र हजारों साल पुराना है। मैं तो हजारों बोल रहा हूं, उससे भी ज्यादा पुराना है, उससे भी ज्यादा पुराना है। हमारा ये शास्त्र संपूर्ण सूर्य पर आधारित है, संपूर्ण सूर्य पर आधारित। तो आप कहोगे कि ये सूर्य पर आधारित है तो कि साइना पद्धति क्यों नहीं है? साइना पद्धति यानी सूर्य के बेस ऊपर चलने वाली पद्धति, यानी उसके माध्यम से हम फल कथन कर सकते हैं। और हमारी जो निर्यन बेस पद्धति है वो हमारी ये चंद्र के बेस ऊपर है। लेकिन हमारे जितने भी ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों की रचना हुई है वो सूर्य को ध्यान में रख के हुई है। ये मुहूर्त शास्त्र की भी जो रचना हुई है वो भी सूर्य और चंद्र को ध्यान में रख के हुई है। तो क्यों सूर्य को ध्यान में रख के हुई है? तो एक ही ध्यान रखिए कि सूर्य अपने नियमित समय पे उदित होता है और नियमित समय पे अस्त होता है। जहां पे चंद्र का ले तो उनका फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये समय पे वो उदित होगा और ये समय पे वो अस्त होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना कि हमें सूर्य को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, चंद्र को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है, हम अगर एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो। उसके बाद हमारी अगणनीय शाखा है। आज हम देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी हम कहते हैं ना कि भगवान के 8 हाथ है, हम कहते हैं कि भगवान के 8 हाथ है। तो मुख्य हाथ जो 2 है ना वो निर्यन ज्योतिष है, वो निर्यन ज्योतिष है। लेकिन बाकी की जो हाथ है वो सपोर्टिंग हाथ है, यानी भगवान जो है वो सपोर्टिंग हाथ से दूसरा कार्य करते हैं। उसी तरह निर्यन ज्योतिष की अन्य शाखा जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, जैसे फेस रीडिंग है। फेस रीडिंग यानी हम कह सकते हैं कि सामुद्रिक शास्त्र। फेस रीडिंग के अंदर हम सामुद्रिक शास्त्र के अंदर फेस रीडिंग भी आता है, सामुद्रिक शास्त्र के अंदर बॉडी लैंग्वेज भी आता है। तो ये जो डिफरेंट पार्ट्स की जो शाखा है वो सब निर्यन ज्योतिष की ही शाखा है। अगर आप मुझसे लग्न पढ़ोगे, 12 लग्न पढ़ोगे, तो मैं आपको एक एक लग्न के अंदर 9 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे और वो 9 प्रकार के व्यक्ति कैसे दिखेंगे वो मैं आपको डिटेल्स में समझा सकता हूं, वो मैं आपको एकदम डिटेल्स में समझा सकता हूं। और वही डिटेल्स क्या है? क्योंकि वो डिटेल्स सामुद्रिक शास्त्र है, यानी फेस सामुद्रिक शास्त्र है, यानी उसमें फेस रीडिंग भी आता है और उसमें बॉडी लैंग्वेज भी आता है। ये उसके अंदर आ जाता है। फिर एक शाखा है सूर्य संहिता के ऊपर डिपेंड है, यानी सूर्य के बेस के ऊपर आधारित है। यानी हम सूर्य की परछाई, यानी सूर्य संहिता में दिया हुआ है, सूर्य की सुबह 9 बजे के धूप के अंदर किसी व्यक्ति को आप खड़ा रखिए सूर्य की परछाई के सामने, सूर्य के सामने, और जैसे ही उसकी परछाई गिरेगी उसके ऊपर आप परछाई का पूरा ड्राइंग कर लीजिए और उसके ऊपर मैं कुंडली रख देता हूं। मुझे मालूम है, मैं करता हूं। मेरे को जब ऐसा कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कोई डिफिकल्ट चीज आ जाती है कि भाई उनकी कुंडली है, कुंडली से, प्रश्न कुंडली से मुझे जवाब नहीं मिलता है, तो मैं इसको भी एप्लीकेबल करता हूं, लेकिन बहुत रेयरली करता हूं क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है, उसके लिए मैं बहुत रेयरली करता हूं। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी में पूरा ड्रॉ कर लेता हूं और उसके ऊपर मैं पूरी कुंडली बना लेता हूं और फिर वो कुंडली बना के फिर मैं प्रेडिक्शन करता हूं। आई एम गेटिंग नियर अबाउट 80% करेक्ट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट। आई एम गेटिंग 80% करेक्ट रिजल्ट अकॉर्डिंग टू दैट। तो यहाँ पे हम मुहूर्त शास्त्र में अभी देखेंगे कि मुहूर्त शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा है। जो मुहूर्त शास्त्र पढ़ते हैं उनको ज्योतिष का बेसिक नॉलेज, यानी थोड़ा बहुत ग्रहों का नॉलेज, थोड़ा बहुत राशियों का नॉलेज, थोड़ा बहुत नक्षत्र का नॉलेज, थोड़ा बहुत वार का नॉलेज, यानी हम डे टू डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थोड़ा बहुत मास यानी मंथ का नॉलेज, हिंदू मास का नॉलेज, क्योंकि हम हिंदू मास को इंग्लिश मास में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो एक हिंदू मास है वो 2 इंग्लिश मास के बीच में आता है, यानी जनवरी फरवरी के बीच में एक मास आता है हिंदू मास। तो ये नॉलेज, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और मुझे देश काल की परिस्थिति के अनुसार, मैं बंबई में रहता हूं, मुंबई में रहता हूं, अगर आप दिल्ली में रहते हो, आप गुड़गांव में रहते हो, आप ओडिशा में रहते हो, आप जालंधर में रहते हो, पंजाब में रहते हो, तो मुझे वहां के जो सूर्य उदय और सूर्य अस्त की नॉलेज मुझे जरूर होनी चाहिए।
सूर्य उदय और सूर्य अस्त की नॉलेज मुझे जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरा मुहूर्त शास्त्र सूर्य अस्त और सूर्य उदय और सूर्य अस्त के ऊपर डिपेंड है। तो सर्वप्रथम हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, हमारी हिंदू संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है कि ये संस्कृति के अंदर हम सभी कार्य, सभी मांगलिक कार्य, सभी शुभ कार्य, सभी मांगलिक कार्य, इवन मैं आपको यहाँ पे बताता हूं कि दाह संस्कार, यानी कोई मृत व्यक्ति को जब हम अग्नि संस्कार देते हैं, उस समय पे भी कुछ समाज के अंदर मुहूर्त देखे जाते हैं, कुछ समाज के अंदर मुहूर्त देखे जाते हैं। यहाँ पे हमारे साथ पंडित जी है, पंडित शेखर आचार्य जी है, आप उनको पंडित जी आप बताइए शेखर जी कि हाँ भाई ये सही है कि गलत है, खाली अंगूठा बोल दीजिए, मैं बोल रहा हूं सही है ना। हाँ, तो ये जो दाह संस्कार वगैरह देते हैं तो उसमें भी मुहूर्त देखते हैं, तो यहाँ पे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। व्यक्ति मर जाएंगे, उसके बाद जो घर के अंदर सूतक लगता है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूंगा तो हम 1 साल तक तो कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये सूतक हमें कितने दिन का लगता है, ये सूतक हमें कितने दिन का लगता है। मैंने ये किताब में तो सूतक के बारे में ज्यादा नहीं दिया है, लेकिन दिया ही नहीं है कुछ, फिर भी मैं यहाँ पे जो जब सूतक के बारे में बोलूंगा तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना, आप लोग उसको नोट डाउन कर लेना। तो ये सूतक हमें कितने दिन का लगता है ये भी हम देखेंगे, इसको भी हम स्टडी करेंगे। तो जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य करते हैं और जो भी विधि विधान करते हैं उसमें सबसे सर्वप्रथम हम लोग है ना शुभ मुहूर्त देखते हैं। सर्वप्रथम हम लोग शुभ मुहूर्त देखते हैं। मुहूर्त 2 प्रकार के होते हैं, एक शुभ है और एक अशुभ है। आप समझते हो कि अशुभ मुहूर्त का क्या काम है, तो मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग कोई मंत्र तंत्र या तो कोई मारण उच्चाटन वशीकरण जो विद्या करते हैं, तभी हमें कुछ ऐसे मुहूर्त लेने पड़ते हैं कि जिसमें हम वो कार्य कर सकते हैं। अगर हम देखें तो हमारी जो दिवाली है, दिवाली भी काली चौदस के दिन, यानी हम कहते हैं अमावस्या के दिन हमारी दिवाली आती है, अमावस्या के दिन हमारी दिवाली आती है, तो उसको भी हम शुभ मानते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं शुभ और अशुभ की कैटेगरी बता रहा हूं। शुभ मुहूर्त जैसे कि विवाह करना है, बच्चे को स्कूल भेजना है, तो ये शुभ मुहूर्त की कैटेगरी में हम ले सकते हैं। लेकिन अशुभ मुहूर्त की कैटेगरी में हम आ सकते हैं कि कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग करना है, मारण करना है, उच्चाटन करना है, वशीकरण करना है। देखो हमारे पास ऐसे भी मुहूर्त निकालने वाले, मेरे पास ऐसे लोग भी आते हैं कि हमें ये कार्य करना है, इसके लिए मुहूर्त निकालने दो। जनरली आई ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ वर्क। और मुझे यहाँ पे ऐसे भी फोन आते हैं कि हमारे माता पिता बहुत ही बुजुर्ग हो गए हैं और हम उससे कंटाल गए हैं, तो घर में उसको कौन सी दिशा में सुलाए और कौन से मुहूर्त में सुलाए तो जल्दी ऊपर चले जाए। तो ये उनके यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरे हाथ की बस की बात नहीं है। फिर भी मैं कभी कभी ऐसी चीजों को कभी किसी को बताता नहीं हूँ। आई ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ थिंग्स, क्योंकि मुझे वो दोष मुझे लगता है। तो ये मुहूर्त है, शुभ और अशुभ मुहूर्त है। उसमें कुछ मुहूर्त जो है उसको हम एप्लीकेबल कर सकते हैं हर जगह, और कुछ मुहूर्त है उसको हम पर्टिकुलर किसी चीज के लिए ही यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जब मैं होरा शास्त्र पढ़ाऊंगा तो होरा शास्त्र के अंदर दिन की 24 होरा होती है, और 24 होरा में कौन से कार्य करने चाहिए उसकी डिटेल्स माहिती मेरी होरा शास्त्र की होरा मुहूर्त की बुक के अंदर आपको मिल जाएंगी। इसमें भी मैंने दी हुई है, ये मुहूर्त शास्त्र की किताब में भी मैंने दी हुई है, लेकिन बहुत सीमित दी हुई है क्योंकि बहुत पेज बढ़ रहे थे, उसके लिए मैंने सीमित दिया हुआ है। तो मांगलिक प्रसंग के लिए हमारे शास्त्रकारों ने एक निर्धारित समय नक्की किया है, और उस निर्धारित समय पर यहाँ पे हम देखेंगे तो कि वायुमंडल यानी जो ये आसमान है, ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा यानी हकारात्मक ऊर्जाओं का वहन होता है। तो वो हकारात्मक ऊर्जा जब वहन करती है तो उसके पीछे कौन काम करता है? मैंने और आपने कभी ईश्वर को तो देखा नहीं है। हमारे मन में सभी ईश्वर, सभी देवी देवताओं की एक काल्पनिक छवि है, और हम देखते हैं कि हमारे सभी देवी देवताओं को किसी को 2 हाथ है, किसी को 4 है, किसी को 8 है। तो ये काल्पनिक छवि की रचना भी हम मनुष्यों ने की है। क्यों मनुष्य ने की है? क्योंकि ईश्वर ने एक साथ पूरी सृष्टि के अंदर 10 जगह पर उन्होंने तहलका मचा दिया। तो हमने क्या सोचा कि फिर ईश्वर के 8 हाथ हो गए, 10 हाथ हो गए, उसके लिए उन्होंने 10 जगह पे ये
खराब जो परिस्थिति कर दी है, यानी भूकंप आ गया है, बाढ़ आ गई है, वो एक साथ में आ गई। उस हिसाब से हमने काल्पनिक हमारे माइंड की जो सोचने की शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर हमने ईश्वर को 4 हाथ 8 हाथ वगैरह दे दी। बाकी ईश्वर के कभी आपने कभी हमने ईश्वर को देखा नहीं है, लेकिन देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर इन दिस वर्ल्ड, देयर इज सम सुपर नेचुरल पावर इन दिस वर्ल्ड विच वर्क्स। और वो जो काम है, वो जो ब्रह्मांड के अंदर, ये जो वायुमंडल के अंदर ये जो हकारात्मक ऊर्जा का वहन होता है, वो हकारात्मक ऊर्जा का वहन के दिन ही हमें ये कार्य करना चाहिए। तो ये हकारात्मक ऊर्जा हमें कौन देता है? तो जनरली हम देखेंगे आकाश में, यानी वायुमंडल यानी ब्रह्मांड में हम देखेंगे तो ब्रह्मांड के अंदर अनगणित संख्या में तारे हैं, और इस तारों से नक्षत्र बने हुए। आप गूगल सर्च में डालिए नक्षत्र करके और नक्षत्र के फोटो डालिए, तो आपको पता चलेगा कि कौन से नक्षत्र से कौन सी राशि बनती है, यानी कौन से तारा से कौन सी राशि बनती है, आपको पता चल जाएगा। और एक स्काई मैप करके एक सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर लीजिए, तो डे टू डे कौन से डायरेक्शन के अंदर कौन सा प्लेनेट है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो वायुमंडल के अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा का वहन होता है, वो पॉजिटिव ऊर्जा हमें कौन देता है? तो कि सूर्य चंद्र, फिर बाकी अन्य, सूर्य चंद्र भी ग्रह है, बाकी अन्य ग्रह है, और वायुमंडल के अंदर रहे हुए ये नक्षत्र, वायुमंडल के अंदर रहे हुए ये नक्षत्र। स्काई मैप करके एक सॉफ्टवेयर है, आप वो डाउनलोड कर लीजिए। फिर एक गूगल अर्थ करके भी सॉफ्टवेयर है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। वास्तु के अंदर गूगल अर्थ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्काई मैप का जब हम स्काई गेजिंग करते हैं उस समय पे हम देखेंगे कि आप मोबाइल को स्काई मैप डाउनलोड कर दीजिए, मोबाइल को जो डायरेक्शन में रखोगे ना, वो डायरेक्शन के अंदर जो भी प्लैनेट्स हो गए, जो भी राशियां होगी, वो उसमें दिखाएंगे कि ये प्लेनेट आज इधर है, ये 2 प्लेनेट की युति हो रही है। मैं कभी मेरे एक्चुअल मैंने युति के जो फोटो लिए रहते हैं वो कभी मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे मैं रखता हूं। अभी रिसेंटली मैंने चंद्र और शुक्र की युति का व्हाट्सएप स्टेटस पे मैंने फोटो रखा था, बहुत जन ने देखा है। और मैंने नेचुरल, हम स्काई गेजिंग में हम नेचुरल फोटो लेते हैं उस मोबाइल से। तो ये नक्षत्र ग्रहों की जो पॉजिटिवनेस है, उससे जो वायुमंडल के अंदर हकारात्मक ऊर्जा का वहन होता है, और वो हकारात्मक ऊर्जा कैसे डिसाइड की हुई है? तो कि जो हमारी जो ऋषि मुनि हो गए, यानी हमारे जो महर्षि हो गए, ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से, हम कहते हैं कि इंट्यूशन पावर से, तो ये दिव्य शक्ति कैसे प्राप्त होती है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जिसकी कुंडली के अंदर, मैंने बुक में नहीं दिया होगा, जिसकी कुंडली के अंदर गुरु और नेपच्यून जैसे प्लेनेट युति करते हो, गुरु और नेपच्यून जैसे प्लेनेट युति करते हो, कहीं कहीं कॉम्बिनेशन में गुरु, नेपच्यून और सूर्य जैसे प्लेनेट आ जाते हैं युति के अंदर, तो वो व्यक्ति इंट्यूशन पावर उसका बहुत ही ज्यादा होता है। इंट्यूशन पावर उसका बहुत ही ज्यादा होता है। ये मैंने नहीं दिया होगा, किधर भी मैंने लिखा नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिवनेस, सकारात्मक ऊर्जा है, वो हमारे शास्त्र का, हमारे जो ऋषि मुनि हो गए, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये पॉजिटिव नक्षत्र, पॉजिटिव यानी हकारात्मक नक्षत्र, हकारात्मक ग्रह, वायुमंडल के अंदर और भी जितने भी ग्रह है उसमें से कौन से हकारात्मक है, कौन से नकारात्मक है, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से डिसाइड करके उन्होंने हमारे सामने रखा है। और उस हिसाब से अगर हम कार्य करते हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और मुहूर्त का मुख्य कारण यही है कि अगर हमने सही मुहूर्त पे सही कार्य का प्रारंभ किया तो हमें सफलता मिलती है। मेरे पास आते हैं कि साहब हमने तो ये पंडित जी से लड़के लड़की की कुंडली का मिलान करवाया और हमने शादी भी मुहूर्त निकलवा के शादी की, लेकिन इनका डाइवर्स क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे देख लीजिए, आप सभी लोग समझ लीजिए कि आज के समय में पंडित जी जो मुहूर्त निकाल के देते हैं, उस मुहूर्त पे कभी भी हस्त मेलाप नहीं होता है, क्योंकि उस मुहूर्त में तो जो वर पक्ष वाले आते हैं वो बाहर बैंड बाजा वाले बजाते हैं और उधर नाचते हैं। मेरी बेटी की ही शादी में
मेरी बेटी के जो ससुर थे, होने वाले ससुर, उस समय पे होने वाले जो ससुर थे, ये मुहूर्त ना निकल जावे उसके लिए उन्होंने है ना कंप्लीटली उस समय पे उन्होंने बैंड बाजे बंद करवा दिए और बोले कि आपको बैंड बाजा बजवाना है, शादी होने के बाद आप फिर बाद में नाचना, लेकिन अभी ये मुहूर्त निकल जा रहा है तो ये मुहूर्त के अंदर मुझे किसी भी तरह हस्तमिलाप करवाना है। उन्होंने बैंड बाजे वाले को साइड में कर दिया और तुरंत ही यानी मेरे जवाई को अंदर लेके आए और बिठा दिया और हस्तमिलाप करवाया। उनको कपड़े भी चेंज नहीं करने दिया, बोला नहीं मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। तो ये मुहूर्त पे किए हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य बहुत ही अच्छा फल देते हैं, ये इतना आप ध्यान में रख लेना, बहुत ही अच्छा फल देते हैं। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि मुहूर्त कितने होते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जान लो कि दिन के कितने प्रहर होते हैं, क्योंकि ये जो मुहूर्त के अंदर प्रहर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रहर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो ये किताब के अंदर मैंने प्रहर के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन प्रहर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन के 8 प्रहर होते हैं, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के, 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्रि के। और ये जो 8 प्रहर है, ये 8 प्रहर के अंदर हमारे जो मुहूर्त है वो टोटल 30 मुहूर्त है, टोटल 30 मुहूर्त है, 30 मुहूर्त है। और ये 30 मुहूर्त 15 मुहूर्त है वो दिन के हैं और ये 15 मुहूर्त है वो रात के हैं। यानी 4 प्रहर के अंदर ये 15 मुहूर्त आते हैं और दूसरे 4 रात्रि के 4 प्रहर के अंदर रात्रि के 15 मुहूर्त आते हैं। तो टोटल हमारे मुहूर्त है 30 और एक एक मुहूर्त 2 घटी का है। ये मैंने दिया हुआ है, प्रहर का नहीं दिया हुआ है, प्रहर के बारे में आप लोग लिख लेना, लेकिन ये मुहूर्त के बारे में मैंने लिखा हुआ है। प्रहर ये जो हम जो मुहूर्त की बात कर रहे हैं, जो टोटल 30 मुहूर्त है, तो एक मुहूर्त 2 घटी का है। 1 घटी यानी 24 मिनट होती है, 2 मिनट यानी 2 घटी यानी 48 मिनट होती है, 2 घटी यानी 48 मिनट होती है। तो 48 मिनट का एक मुहूर्त रहता है। और यहाँ पे ये कैलकुलेशन अभी आप देख लीजिए, आप समझिए, ये जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिए। ये जो अभिजीत मुहूर्त है वो कितने मिनट का है? हर रोज अभिजीत मुहूर्त है, बुधवार को छोड़ के ये अभिजीत मुहूर्त का हम हर रोज उपयोग कर सकते हैं। तो ये कितने मिनट का है? तो ये 48 मिनट का है। मैंने 11:36 to 12:24 लिखा, आप गिन लेना, 48 मिनट होगा। तो ये अभिजीत मुहूर्त है वो 48 मिनट का, यानी दिन के मध्याह्न, यानी मध्य यानी सर के ऊपर जब हमारा सूर्य आता है, वो मध्याह्न से 24 मिनट मुझे पूरा पीछे जाना है और वो मध्याह्न से मुझे 24 मिनट आगे जाना है, तो ये अभिजीत मुहूर्त निकलेगा। लेकिन ये मध्याह्न निकालने की फॉर्मूला क्या है, यहां पे मैंने कहीं दी है ऐसा मुझे पता है, फिर भी मैं ये फॉर्मूला बोल रहा हूं, आप लिख लेना सब लोग। देखो पूरा जो 24 घंटा है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दिन और रात्रि, दिनमान और रात्रिमान। अभी मुझे हिंदू कल्चर के हिसाब से, यानी हमारे जो हिंदू शास्त्र के अनुसार हमारा दिन कितने घंटे का होता है और कब से कब हमारा दिन गिना जाता है, तो अप्रोक्सीमेट सभी शास्त्र के अंदर 24 घंटे के दिन लिखे हुए, लेकिन एक्चुअल में वो 24 घंटा है नहीं। तो क्यों 24 घंटा नहीं है? तो आज के सूर्योदय से कल का सुबह का सूर्योदय, ये हिंदू शास्त्र के अनुसार एक दिन हुआ, यानी 24 घंटा हुआ। 12 घंटा यानी 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात, 12 घंटा दिन और 12 घंटा रात। तो ये 24 घंटा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। कैसे? कि आज के सूर्योदय से लेके कल के सूर्योदय, ये हिंदू शास्त्र के अनुसार एक दिन हुआ। अंग्रेजी शास्त्र के अनुसार मध्य रात्रि को 12 बजे दिन बदलेगा और मुसलमान शास्त्र के अनुसार हर रोज संध्या समय पे, यानी सूर्य अस्त से, आज के सूर्य अस्त से कल के सूर्य अस्त तक। तो यहाँ पे हम हिंदू कल्चर की बात कर रहे हैं, तो हमें आज के सूर्योदय से कल के सूर्य उदय के समय की बात करनी है। तो अभी दिनमान कैसे निकालना है, तो ये फॉर्मूला आप सब लोग लिख लेना है। दिनमान कैसे निकालना है, आप मोबाइल में जाएंगे, मोबाइल में माई कैलेंडर करके एक ऐप है, माई कैलेंडर करके एक ऐप है, उसका सिंबल है स्वस्तिक। माई कैलेंडर करके, चेतन भाई लिंक नाखी देजो ना मळे तो। माई कैलेंडर करके एक ऐप है, उसका सिंबल है स्वस्तिक, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आप जो स्टेट में रहते हैं या तो जो कंट्री में रहते हैं
उस कंट्री का नाम आपको, उस कंट्री उसमें चेंज करनी है, वो कंट्री आपको उधर मैन्युअली चेंज करनी है, क्योंकि वहां पे जनरली जहां की ये सॉफ्टवेयर होगी वहां की उन्होंने डाली होगी। जनरली ये मेरे ख्याल से आगरा के उस साइड की किसी की सॉफ्टवेयर है, तो उन्होंने उधर का ही दिनमान रात्रिमान निकालने का डाला, उधर का ही उन्होंने पंचांग डाला होगा। या तो दृक पंचांग करके भी एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर भी आप डालोगे तो उसके अंदर भी आपको दिनमान रात्रिमान मिलेंगे। तो ये दिनमान रात्रिमान हमारे पंचांग के अंदर रेडीमेड दिए हुए हैं, लेकिन हमें मैन्युअली निकालना है कि भाई आज दिनमान यानी सूर्य उदय से, यानी आज पूरे दिन में दिन कितने घंटे का था और रात्रि कितने घंटे की थी, मुझे ये जानना है। तो ये मैंने पुस्तक में किधर दिया है कि नहीं दिया मुझे पता नहीं है, फिर भी आप लिख लेना। जो सूर्य अस्त का, आज के दिन की बात करता हूं, तो आज के दिन की सूर्य अस्त का समय, आज के दिन का सूर्य अस्त का समय लेना है। हम एज्यूम करते हैं कि आज के दिन सूर्य अस्त 16:30 पे होता है, सॉरी बाद में 18:30 पे होता है, यानी शाम को 6:30 पे होता है। तो यहां पे मुझे 18:30 लेना है, उसमें से मुझे सुबह का सूर्य उदय लेस करना है, कम करना है। यानी ये 18:30 में से मुझे सुबह का सूर्य उदय समझो 6:30 हुआ, तो मुझे 6:30 लेस करना है, तो आप बज गए 10 घंटे। तो आज का दिन 10 घंटे का हुआ। हम कितना पकड़ते हैं तो 12 घंटे का पकड़ लेते हैं। आज का दिन 12 घंटे का, तो यहाँ पे 2 घंटे कम दिख रहे हैं। तो ये 10 घंटे को हमें 4 पार्ट में डिवाइड करना है, 2.5 घंटे के 4 पार्ट। और ये 10 घंटे को, ये जो मैं 15 मुहूर्त बोलता हूं, ये 15 यानी ये 10 घंटे को 15 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हमें एक्चुअल समय मिलेगा कि आज का मुहूर्त कितने समय का होगा, आज का जो भी मुहूर्त होगा वो कितने समय का होगा। उसी तरह मुझे रात्रिमान निकालना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कल का सूर्य उदय लेना है, मुझे कल का सूर्य उदय लेना है। मुझे आज का मैंने सूर्यास्त ले लिया और मुझे कल का सूर्य उदय लेना है। कल के सूर्य उदय में से मैं सूर्यास्त को बात कर दूंगा तो मुझे रात्रिमान मिलेगा। यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, वो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि रात को 12 बजे डे चेंज होता है, तो रात को 12 बजे के बाद 1 PM, 1 AM, 2 AM ऐसे लिख के आता है। तो यहाँ पे हम हिंदू शास्त्र के अनुसार रात को 12 बजे यानी 24 बज गया, 1 बजा यानी 25 बजा, 2 बजा यानी 26 बजा, यानी सुबह 6 बजेंगे तो 30 बजा, तो 30 बजे हम वो समय लेस करेंगे सूर्यास्त का, तो हमें रात्रिमान मिल जाएगा। तो हमें दिनमान और रात्रिमान निकालना है। सर्वप्रथम दिनमान और रात्रिमान निकाल के मुझे ये जो मुहूर्त जो हमें देखना है, उसको 8 प्रहर है, तो 4 प्रहर दिन के और 4 प्रहर रात्र को मेरे को उस घंटे में डिवाइड करना है। ऐसा नहीं है कि दिनमान और रात्रिमान का आपको एक ही समय आएगा कि ये 10 घंटा आया तो वो भी 10 घंटा आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी वेरिएशन आएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। उस हिसाब से मुझे मुहूर्त की गणना करनी है। हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर 30 मुहूर्त का जिक्र किया हुआ है। चेतन भाई मुहूर्त ने फोटो हो तो राखो। तो यहाँ पे मैंने किताब के अंदर ये जो 30 मुहूर्त है, मैंने उसके नाम लिखे हुए हैं, कौन से मुहूर्त शुभ है, कौन से मुहूर्त अशुभ है, मैंने उसका भी जिक्र किया हुआ है। आपको रेडीमेड किताब में दिया हुआ है, मैंने बहुत ही अच्छा टेबल बना के दिया है, और कौन से दिन पे कौन से मुहूर्त अच्छे खराब है, और कौन से दिन पे कौन से वार को लेना है और कौन से वार को छोड़ना भी है, मैंने ये भी लिखा है। 2-3 जगह पे मैंने ऐसा लिखा हुआ है। चेतन भाई मिल रहा है? यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये देख लीजिए, ये जो चार्ट है मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये चार्ट मैंने अपने इसमें किताब के अंदर दिया हुआ है। जिन्होंने किताब के लिए पेमेंट किया है उनको किताब मिल जाएगी, थोड़े नेक्स्ट वीक के पहले मिल जाएगी, उनको किताब मिल जाएगी। तो ये चार्ट मैंने किताब के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, ले लो चेतन भाई, ले लो। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि ये मुहूर्त क्यों जरूरी है। तो मुहूर्त अपने नाम और गुणों के अनुसार शुभाशुभ फल प्रदान करता है। इन मुहूर्त में अभी देखो, मुहूर्त हम किस चीज के लिए देखते हैं, तो कि मुहूर्त हम सिर्फ हम देखते हैं कि कोई कार्य करने के लिए मुहूर्त देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि जब कोई व्यक्ति पैदा होता है, वो व्यक्ति पैदा होता है उस समय की जो कुंडली है, उस समय की जो लग्न कुंडली है, उसका कितना इंपॉर्टेंट है।
और उस समय ये जब व्यक्ति पैदा हुआ वो समय शुभ था कि अशुभ था, ये कभी हमने नोट डाउन किया है? मेरे हिसाब से मैं जितने भी एस्ट्रोलॉजरों को मिला हूं, या तो जितने भी एस्ट्रोलॉजर मुझे जानते हैं, और मेरे हाथ के नीचे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी फील्ड में हैं और मेरे हाथ के नीचे भी पढ़ते हैं। आज की तारीख में भी मैं प्राइवेट ट्यूशन भी देता हूं उन लोग को, मेरे पास प्राइवेटली पढ़ते हैं वो लोग। उनको मैंने पूछा है कि भाई आपने कभी ये नोट डाउन किया? बोला नहीं सर, हमने कभी ये नोट डाउन नहीं किया है। तो एक ध्यान रखिए कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे की जो लग्न कुंडली होती है, वो लग्न कुंडली का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, और उस लग्न कुंडली के अनुसार उसका जीवन प्रभावित होता है। उस लग्न कुंडली के अनुसार उसका जीवन प्रभावित होता है, और उसको लग्न कुंडली के अनुसार कौन से कार्य कौन से मुहूर्त में करने चाहिए, ये हम डिसाइड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम देखो, यहाँ पे हम दो चीज को लेते हैं। मुहूर्त एक यूनिवर्सल मुहूर्त है, यानी कॉमन है, सबके लिए कॉमन है, और एक एस्ट्रोलॉजिकल मुहूर्त है, और एक एस्ट्रोलॉजिकल मुहूर्त। ये भी मैंने किताब में नहीं लिखा है, लिखना है तो लिख लो। एक यूनिवर्सल मुहूर्त है, यानी कॉमन, सबके लिए एक सरीका ही है। अभी यहाँ पे मुझे कोई पूछेगा कि ग्रह प्रवेश करना है, तो मैं ग्रह प्रवेश का एकदम कॉमन मुहूर्त दूंगा। लेकिन मुझे जब ग्रह प्रवेश करना है, मुझे कलश स्थापन करना है, तब मैं उस व्यक्ति की लग्न कुंडली लूंगा, और जो मैं मुहूर्त निकाल रहा हूं उस समय की लग्न कुंडली बनाऊंगा। जो मैं मुहूर्त निकाल रहा हूं उस समय की लग्न कुंडली बनाऊंगा, और वो व्यक्ति की कुंडली और मुहूर्त की कुंडली दोनों को मैचिंग करूंगा, और मैचिंग करके मैं डिसाइड करूंगा कि उसको ये कार्य ये समय में करना चाहिए कि नहीं। ये ऐसा तो मेरे हिसाब से कोई नहीं करता है। करते हैं चंद्रशेखर जी? शेखर जी करते हैं क्या? कोई नहीं करते हैं ना। तो देखो, यहाँ पे जब हम शास्त्रों का आधार लेके जब हम चलते हैं, तो हमें है ना बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए, जो कि आज के समय में हम इतना छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रख सकते। फिर भी मैं कहूंगा कि अगर आप छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे ना, तो हमारे साथ जितनी भी अशुभ घटनाएं घटती है ना, वो हमारे जीवन में अशुभ घटनाएं नहीं घटेगी। हमारे जीवन में वो अशुभ घटनाएं नहीं घटेगी। एक्चुअल क्या है, हम लोग मुहूर्त निकाल लेते हैं, मुहूर्त निकालने के बाद बोलते हैं कि ये समय पे हम ये कार्य करेंगे, ये समय पे ये कार्य करेंगे, और एक्चुअल में उस मुहूर्त पे कोई भी कार्य नहीं होता है, हमेशा डिले होता है। आप देखना है तो देख लीजिए, आप सैटरडे को ले लीजिए, शनिवार। मैं शनिवार के दिन आपको बताता हूं, ये मुहूर्त शास्त्र के अंदर दिया हुआ है। शनिवार के दिन आपको सबसे ज्यादा झगड़े देखने मिलेंगे, शनिवार के दिन आपको सबसे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, शनिवार के दिन सबसे ज्यादा लोग डिले हो गए, सबसे लोग ज्यादा डिले हो गए काम पे जाने के लिए। तो ऐसा क्यों? तो हम जब उसकी कुंडली का निरीक्षण करेंगे और शनि का निरीक्षण करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि मैं क्यों आज लेट हुआ। तो यहाँ पे हमें मुहूर्त को इसीलिए इंपॉर्टेंट देना चाहिए हमारी कुंडली के अनुसार। मुहूर्त इसके लिए जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें वो शुभ मुहूर्त में करें, और वो शुभ मुहूर्त के अंदर किया हुआ कार्य हमें सफलता दे, और हमें हमारे लक्ष्य को पार कराए, हमारे लक्ष्य को पार कराए। और ये जो अशुभ मुहूर्त में अगर हम कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम हमें विपरीत मिलता है। अशुभ मुहूर्त में हम कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें विपरीत मिलता है। अभी यहाँ पे देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं कि मुहूर्त के अंदर इतनी सारी चीजें दी हुई है। अगर मैं सब चीज को कंसिडर करके लेने जाऊं ना, तो मैं कोई भी समय पे काम नहीं कर सकता, मैं कोई भी समय पे काम नहीं कर सकता हूं। लेकिन कुछ चीजों के लिए, जैसे कि हम विवाह करते हैं, जैसे कि हम हमारी कोई नई कंपनी चालू करते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए हमें ये मुहूर्त को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप विवाह के लिए गहने खरीदने जा रहे हो तो उस समय पे भी मुहूर्त देखो। उस समय पे आपको मैं कहूंगा कि मेरा ये होरा मुहूर्त आप पढ़ो और होरा मुहूर्त देखो और आप करो। उस समय पे मैं आपको नहीं कहूंगा कि पंडित जी के पास जाइए और मुहूर्त निकालिए। लेकिन कुछ कार्य जो स्थिर कार्य कहे जाते हैं, जो जीवन भर हमें उसको भुगतना है, हमें उसके साथ रहना है। यहाँ पे कुछ मैं ग्रहों के बारे में भी ऐसी बात करूंगा। आपने आज तक मुहूर्त में कभी ऐसा पढ़ा भी नहीं होगा, और ना ही आप कभी सोच भी सकते हो कि ये इतना इंपॉर्टेंस है, ये इतना इंपॉर्टेंस है। तो ये मुहूर्त को हमेशा ध्यान रखिए कि अशुभ मुहूर्त में अशुभ परिणाम मिलता है। तो हमें
मुहूर्त शाखा के अंदर इतनी अनगणित मुहूर्तों का जिक्र किया गया है, अगर हम सबको कैलकुलेशन करने जाए तो हम एक्चुअल मुहूर्त कर नहीं सकते और एक्चुअल कार्य नहीं कर सकते। तो वहां पे मैं आपको कहूंगा कि वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको प्लैनेट्स यानी ग्रहों को देना है, नक्षत्र को आपको देना है और राशियों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। राशियों को भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देना है। हिंदू गणित, हिंदू वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अंदर अगणित भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, अगणित भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, परंतु ये जो मुहूर्त शास्त्र है वो कंप्लीटली, आप ऐसा समझोगे कि भाई ये इन लोग ने ऐसे ही लिख दिया, ऐसा नहीं है। कंप्लीटली वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित है, कंप्लीटली साइंटिफिक तथ्यों के ऊपर आधारित है और उनके अनुसार उन्होंने काल गणना की है। आज हमारे धरती का डायामीटर कितना है वो हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल, करोड़ों साल पहले उन्होंने अपने ग्रंथों में लिख के गए हैं और आज उसको थप्पा मार रहे हैं फॉरेन वाले लोग कि भाई हाँ ये धरती का डायामीटर इतना है। कालक्रम से थोड़ा बहुत कुछ चेंज हुआ होगा, क्योंकि देखो धरती के अंदर भूकंप आते हैं, बाढ़ आती है, उसकी वजह से धरती के अंदर थोड़े बहुत फेरफार हुए हैं। तो थोड़े बहुत कहीं कहीं आपको देखने मिलेगा कि ये जो कल इधर पर्वत था तो आज उधर समुद्र है, आज इधर समुद्र है तो कल उधर पर्वत है, तो ऐसे कोई डिफरेंस मिलेंगे। लेकिन हमारे जो ज्योतिषाचार्य है उन्होंने हजारों साल पहले इस चीज का जिक्र किया था कि हमारी धरती का डायामीटर कितना है। और आपको इसका बेस्ट अगर देखना है, अगर महाराष्ट्र के अंदर आप रहते हो, कोल्हापुर चले जाइए, कोल्हापुर से 12 किलोमीटर पर सिद्धेश्वर आश्रम करके एक आश्रम है जो साउथ इंडियन लोग चलाते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। उन लोग हमारे जो 18 पुराण है, हमारे जो 4 वेद है, उसको वहां पे बाकायदा पढ़ाते हैं और उधर बच्चे लोग पढ़ते हैं। वैसा ही एक जैन शास्त्र के अंदर भी ऐसा एक है, अपने गुजरात में बड़ौदा से आगे किधर है जगह, मेरे को नाम नहीं याद है, उधर है। उधर भी हमारे जैन शास्त्र का, मैं जैन हूँ, मैं जन्म से जैन हूँ, तो हमारे जैन शास्त्र के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और उधर भी बच्चे लोग 5-5, 10-10 साल तक उधर रह के पढ़ते हैं। तो अगर आप कोल्हापुर के आजू बाजू के या तो बंबई के आजू बाजू के, पुणे के आजू बाजू के, आप कोल्हापुर चले जाइए, वहां से 12 किलोमीटर पर ये आश्रम है, सिद्धेश्वर आश्रम है, या तो उसको कर्णिक आश्रम कहते हैं। तो उधर जाइए तो आपको हमारे हिंदू कल्चर का एग्जैक्ट सिचुएशन, एग्जैक्ट पोजीशन वहां पे आपको पता चलेगा। हमारे कितने साइंटिस्ट हो गए, कितने हमारे आयुर्वेदाचार्य हो गए, वहां पे आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी। तो हमारा जो मुहूर्त शास्त्र है, हमारे जो ज्योतिष के जितने भी ग्रंथ है, वो टोटल कंप्लीटली गणितीय गणनाओं के ऊपर आधारित है। कोई कहेगा कि भाई ये गणितीय गणना के बिना हम ये कर सकते हैं, तो दैट इज इम्पॉसिबल, दैट इज इम्पॉसिबल। गणितीय गणना के बिना कोई भी मुहूर्त निकलेगा नहीं, कोई भी ज्योतिष का कोई भी एक कुंडली भी नहीं बनेगी। तो ये टोटली वैज्ञानिक तथ्यों के ऊपर आधारित है। काल की गणना देश काल की प्रकृति, खगोलिक और भौगोलिक स्थितियों के ऊपर आधारित ये हमारा मुहूर्त शास्त्र है। फिर उसके बाद हम लोग आगे चले, हमारे ऋषि मुनियों ने खास कर ये जो मुहूर्त शास्त्र की रचना की है, उसके अंदर सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्र और बाकी के ग्रहों और उसकी अंशात्मक ब्रह्मण गति को ध्यान में लेकर ये शास्त्र की रचना की है। उनकी अंशात्मक गति को ध्यान में लेकर ये शास्त्र की गणना की है। और ये शास्त्र के अंदर उन्होंने हमारे सामने एक चीज रख दी है जो आज हम सब लोग उसका उपयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं पंचांग, जिसको हम कहते हैं पंचांग। पंचांग का मतलब क्या होता है? पंचांग के अंदर आपको सभी मुहूर्त दिए होते हैं। जनरली बेसिकली आज कुछ ऐसे भी पंचांग बनने लगे हैं कि पर्टिकुलरली कम्युनिटी के लिए ही वो पंचांग काम आता है। लेकिन अगर मैं बंबई की बात करूं तो बंबई के अंदर जन्मभूमि पंचांग है, फिर मुंबई समाचार पंचांग है, संदेश पंचांग है। मैं गुजराती हूं तो मुझे ये पंचांग के नाम याद है। तो आप जो स्टेट से बिलोंग करते हैं उसका जो लोकल पंचांग जो रहता है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा मुहूर्त की माहिती दी हुई है, ऐसे पंचांग को लेना। कम्युनिटी बेस वाइज पंचांग को मत लेना। कम्युनिटी बेस वाइज पंचांग आप रख सकते हो, आपकी कम्युनिटी के अनुसार जो मुहूर्त वगैरह जो भी घटना मीन्स शादी ब्याह की जो भी चीजें निकालनी हो उसके लिए कम्युनिटी बेस्ड पंचांग आपको काम आएगा।
लेकिन कॉमन पंचांग जो है उसको आप रख लेना। उसके पंचांग यानी 5 अंगों से बना हुआ एक शरीर, 5 अंगों से बना हुआ एक शरीर। तो ये 5 अंग क्या है? तो हम 5 अंग देखेंगे तो तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग हैं। ये हमारे 5 अंग हैं। फिर हमारी सहूलियत के लिए, यानी बहुत मेथड को इजी बनाने के लिए शास्त्रकारों ने यानी हमारे ऋषि मुनियों ने हर पंचांग को इस तरह डिवाइड किया है, यानी तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण को इस तरह उन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है कि हमें कौन से योग में, कौन सी तिथि में, कौन से नक्षत्र में, कौन से करण में हमें कौन से कार्य करने चाहिए। मैं जो इसके पहले मैंने मुहूर्त के लेक्चर लिए थे उसमें मैंने 64 पेज की एक किताब दी थी, उसमें मैंने थोड़ा बहुत दिया था। लेकिन आज की जो मेरी ये किताब है उसके अंदर आपको नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण, फिर उसके बाद तारा चक्र, यहाँ पे हम तारा चक्र भी पढ़ेंगे। तारा चक्र, तो तारा चक्र के अंदर संपद, विपद, सेम, ये जो तारा है उनकी ताराओं का फल क्या है वो भी मैंने बहुत ही विस्तार माहिती के साथ ये मेरी पुस्तक के अंदर दी है, जो आपको कहीं भी जनरली मिलना मुश्किल है, कहीं भी जनरली मिलना मुश्किल है। आसान बनाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारा जो पर डे यानी मंथ का जो भाग है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिया है, उनको 2 भाग में डिवाइड किया है। फिर पूरे साल को भी उन्होंने 2 भाग में डिवाइड किया है। तो अभी आपको पता होगा कि महाभारत के अंदर जो भीष्म पितामह थे उन्होंने अपनी मृत्यु को रोक के रखा था, क्योंकि उनके पास शक्ति थी, इच्छा मृत्यु की शक्ति थी। उन्होंने अपने मृत्यु को रोक के रखा था। उन्होंने अपनी मृत्यु कब मीन्स वो कब मृत्यु हुए, तो कि जब उत्तरायण में सूर्य का प्रवेश हुआ तभी वो मृत्यु, तभी उनकी मृत्यु हुई। तो हमारे शास्त्रकारों ने हमारे मुहूर्त के लिए बहुत ही अच्छे सहूलियत पैदा कर दी, यहाँ पे रखी हुई है। जैसे हमारे पूरे साल को उन्होंने 2 अयन में डिवाइड किया है, एक उत्तरायण और एक दक्षिणायन। अगर हम दक्षिणायन की बात करें तो सूर्य का ब्रह्मांड उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है, और उत्तरायण की बात करें तो सूर्य का ब्रह्मांड उत्तर से दक्षिण की ओर आने लगता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर 6 महीना सूरज अगर ये साइड से धूप दे रहा है तो दूसरे 6 महीना सूरज ये साइड से ऐसे धूप देगा। तो उसकी वजह क्या है, तो कि ये उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में हर प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं, और दक्षिणायन में कुछ ही आप देखेंगे जनरली उत्तरायण को छोड़ देंगे तो दक्षिणायन में जनरली हमारे ज्यादा फेस्टिवल आते हैं, हमारे ज्यादा फेस्टिवल दक्षिणायन में आते हैं। तो ये दक्षिणायन के अंदर ये जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं उसको अगर हम लेवे तो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का अयन है, और यहाँ पे सभी शुभ और मांगलिक कार्य करने का उत्तरायण अयन है। अभी ये उत्तरायण कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपको पता होगा कि हम मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो सूर्य का प्रवेश मकर राशि के अंदर होता है। वो जनरली 22 दिसंबर के आसपास होता है, जनरली 22 दिसंबर के आसपास होता है। और ये सूर्य मकर राशि से मकर, कुंभ, मीन ऐसे लेके जावे तो 22 जून तक ये मकर यानी उत्तरायण में रहता है, और 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक वो दक्षिणायन में भ्रमण करता है। 22 जून से लेके 22 दिसंबर तक वो दक्षिणायन में भ्रमण करता है। तो 22 दिसंबर से लेके हम 22 जून तक के जो पीरियड है वो सभी शुभ कार्य के लिए शुभ माना गया है। यहाँ पे जो जाप वगैरह करते हैं तो देखो यहाँ पे मुहूर्त के अंदर जाप की भी महिमा दी हुई है। जाप वगैरह करते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि माला ऐसे करते हैं, तो जनरली माला ऐसे करते हैं यानी हमारी माला यूं गोल घूमती है, यूं गोल घूमती है। तो ये उत्तरायण में माला करने का मीन्स उत्तरायण में जो माला करनी है वो आपको इस तरह करनी है, यानी माला इस तरह घूमनी चाहिए ऐसे। और दक्षिणायन में जब आप जाप करते हो किसी भी चीज का तो माला ऐसे घूमनी चाहिए, उल्टी घूमनी चाहिए, ऐसे उल्टी घूमनी चाहिए। तो ये उत्तरायण में सीधे उससे माला करोगे तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और उत्तरायण में उल्टी माला गिनोगे तो सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा शास्त्र के अंदर माला के बारे में यानी जिक्र दिया हुआ है, और शास्त्र के अंदर अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार की माला और अलग अलग मनके की माला का भी उपयोग किया हुआ है, अलग अलग मनके की भी माला का उपयोग किया हुआ है। मेरे न्यूमरोलॉजी के लेक्चर में मैंने इसको डिटेल्स में दिया था। फिर पंचांग क्या है, तो पंचांग है
तिथिवार नक्षत्र योग करण का ये 5 चीजों का 5 चीजों से बना हुआ एक शरीर है। हमारे ज्योतिष के अंदर बहुत सारे ग्रंथ है मुहूर्त के ऊपर, लेकिन वो ग्रंथ को एक सामान्य मनुष्य अगर रिफर करने जाएंगे तो रिफर करके उसको आसानी से मुहूर्त निकालने को नहीं आएगा। तो मैंने इतने सारे जो ग्रंथ है उसका मैंने बहुत सारे ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, और अध्ययन करके मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये मेरी किताब बना के आपके सामने रखी हुई है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ये मेरी किताब आपके सामने बना के रखी हुई है। उसमें कुछ फोटो भी मैंने रखे हुए हैं जो आपको बहुत ही इजीली समझ में आए, उस तरह मैंने उस फोटो का भी मैंने निर्माण किया है। लिखने का काम मेरा होता है, फिर जो भी डायग्राम है, जो भी कुछ मेरा लिखता हूँ वो छूट जाता है तो सब चेतन भाई करेक्शन करते हैं। एडिटिंग, अल्ट्रेशन एडिटिंग सब चेतन भाई करते हैं। जितने भी डायग्राम बनाते हैं वो चेतन भाई बनाते हैं किताब के अंदर। और मैं जो लिखता हूँ उसमें उनको भी अच्छी नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष सबकी अच्छी नॉलेज है। तो मेरे से जो कोई सेंटेंस छूट जाता है, मेरी जो कहीं गलती हो जाती है तो उसको वो एडिट करते हैं। तो मुहूर्त के ऐसे बहुत सारे अंक है, जैसे कि मुहूर्त सिंधु है, धर्म सिंधु है, निर्णय सिंधु है, मुहूर्त मार्तंड है, मुहूर्त कल्पद्रु है। ये सभी ग्रंथों का मैंने जिक्र मेरे किताब में किया हुआ है, लेकिन आपको ये सभी ग्रंथ लेके पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप बहुत ही डीप में जाना चाहते हो तो ये ग्रंथ आप ले सकते हो। बाकी हमें रेगुलर उसके लिए जो हमें चाहिए, रेगुलर उसके लिए हमें जो मुहूर्त निकालना है उसका जिक्र हमें हमारे पंचांग के अंदर मिल जाता है। तो हम पंचांग को ले लेंगे तो सभी मुहूर्त उसमें दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे अब जैसे अभी मैंने जैसे बात की कि भाई हमें ये जो मुहूर्त निकालना है तो मुहूर्त के अंदर कौन सी चीज कितना परसेंटेज फल देती, कौन सी चीज कितना परसेंटेज फल देती। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं जिक्र करूंगा कि मुहूर्त निकालने के लिए सर्वप्रथम, नोट डाउन कर लेना, मुहूर्त निकालने के लिए सर्वप्रथम मुझे क्या देखना है। तो यहाँ पे मैंने मेरी किताब के अंदर दिया हुआ है, एक तो वार वेला देखनी है। वार वेला मीन्स प्रहर मुझे देखना है। प्रहर के साथ साथ मुझे वार यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे वो देखना है। साथ साथ में मुझे ऋतुओं का भी ज्ञान होना चाहिए। साथ साथ में मुझे ऋतुओं का भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुख्य 6 ऋतुओं का जिक्र किया गया है। 6 ऋतुओं का जिक्र किया गया है। अभी हम कहें कि वसंत ऋतु, तो वसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु मानी गई है। वसंत ऋतु को सबसे अच्छी ऋतु मानी गई है। लेकिन हम ग्रीष्म ऋतु कह लेते हैं, तो ग्रीष्म ऋतु यानी तीव्र गर्मी होती है इस ऋतु के अंदर। वर्षा ऋतु में वर्षा आती है, फिर शरद ऋतु में अधिक ठंड होती है, हेमंत ऋतु में हिमपात यानी बर्फ की बारिश होती है। जहां जो स्टेट में रहते हैं वहां पे नहीं है, लेकिन अगर आप बेंगलोर जाओगे या तो आप साउथ में जाओगे तो कहीं कहीं आप जाओगे तो फिर आपको वहां पे देखने मिलेगा कि एक ही दिन में आपको सभी मौसम देखने मिलेंगे, एक ही दिन में सभी मौसम देखने मिलेंगे। फिर शिशिर ऋतु होती है जो सौम्य गिनी गई है। तो मुझे ऋतुओं का ज्ञान होना चाहिए। ऋतुओं का ज्ञान बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बाद। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है मुहूर्त के लिए, तो लग्न शुद्धि। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्योंकि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है लग्न शुद्धि। लग्न शुद्धि अगर मुझे नहीं मालूम है तो मैं मुहूर्त नहीं निकाल सकता हूं। लग्न शुद्धि मुझे नहीं मालूम है तो मैं मुहूर्त नहीं निकाल सकता हूं। तो सबसे उत्तम में उत्तम लग्न कौन से, हमारे टोटल 12 राशियां है और 12 राशियों का 12 लग्न होते हैं। 12 राशियों के 12 लग्न होते हैं। तो सबसे उत्तम में उत्तम लग्न कौन सा शास्त्रकारों ने कहा है, तो सबसे उत्तम में उत्तम लग्न कहा है मिथुन, कन्या और तुला। ये 3 मैंने किताब में दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, किताब में दिया है। मिथुन, कन्या और तुला लग्न को सबसे उत्तम माना है। फिर सबसे यानी सर्वोत्तम माना है, सबसे उत्तम माना है। फिर उतरते क्रम में आए हैं तो वृषभ और धनु लग्न को उत्तम माना है। वृषभ और धनु लग्न को उत्तम माना है। फिर उसके बाद हम उतरते क्रम में आए हैं तो कर्क और मीन लग्न उसको मध्यम माना हुआ है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे 3, 2, 5 और 6 और 7 राशि यानी 7 लग्न आए। बाकी के जो 5 लग्न है
उसमें हमें जनरली कोई मुहूर्त नहीं करना चाहिए, जनरली हमें कोई मुहूर्त नहीं करना चाहिए। ये एक शास्त्र के अंदर दिया हुआ बहुत ही सटीक दिया हुआ है लग्न के बारे में। फिर लग्न क्यों देखना है? क्योंकि जब हम कोई मुहूर्त निकालते हैं तो उस समय की हमें लग्न कुंडली बनानी है। और मेरे हिसाब से कोई भी ज्योतिषाचार्य या तो कोई भी पंडित जी मुहूर्त निकालते हैं उस समय की कभी भी लग्न कुंडली नहीं बनाते हैं। क्यों लग्न कुंडली बनानी है? यहाँ पे आप सुन लीजिए, ये मैंने शास्त्र लिखा नहीं होगा किताब के अंदर, लिखना है तो लिख लीजिए। क्यों लग्न कुंडली बनानी है? भाई आज मैं एक फ्लैट बुकिंग कराने जा रहा हूं, फ्लैट बुकिंग कराने के लिए मैं फ्लैट बुकिंग कराने जा रहा हूं, तो मैं मुफ्त में तो फिर फ्लैट बुकिंग नहीं करूंगा ना। वहां पे मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो पैसे का कारक ग्रह कौन है? तो पैसे का कारक ग्रह गुरु है। मुझे कोई भी प्रकार के एग्रीमेंट एंटर करने हैं, उसका कारक ग्रह बुध है। कोई भी प्रकार के एग्रीमेंट करने हैं तो उसका कारक ग्रह बुध है। प्रॉपर्टी का कारक ग्रह कौन है? तो कि प्रॉपर्टी का कारक यानी मैं फ्लैट ले रहा हूं तो उसका कारक ग्रह मंगल है। तो ये गुरु, बुध और मंगल। मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूं यानी मंगल, मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं यानी बुध। ऐसा नहीं है कि मैं फ्लैट का एग्रीमेंट कर रहा हूं, मैं नई गाड़ी खरीदने जा रहा हूं और नई गाड़ी खरीदने के लिए मैं टोकन मनी भी देता हूं। दैट इज ऑल्सो इज कॉल्ड एन वन टाइप ऑफ एग्रीमेंट। वो भी एक प्रकार का एग्रीमेंट है। तो ये बुध, कोई भी प्रकार के एग्रीमेंट के लिए बुध। फिर गुरु यानी संपत्ति यानी धन बिना धन तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे ये देखना है कि मैंने वो लग्न कुंडली रखी है, उसके अंदर उस समय पे एक गुरु, मंगल और बुध अस्त के होते हैं क्या? अस्त का मतलब यह होता है कि जो भी ग्रह सूर्य के नजदीक आ जाता है वो अस्त का होता है। तो कितनी डिग्री? तो 12 डिग्री आगे पीछे, कॉमन पकड़ लीजिए आप, 12 डिग्री आगे पीछे कोई भी ग्रह सूर्य के आगे पीछे अस्त का हो जाता है। अस्त का हो जाएगा यानी अपना पावर देने की ताकत वो खो देगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़ी ट्यूबलाइट है, उसका जो प्रकाश है, 40 वॉट्स की ट्यूबलाइट रखी हुई है मैंने, और उसके नीचे मैंने एक 0 वोल्ट का बल्ब चालू किया। 40 वॉट्स की ट्यूबलाइट के नीचे 0 वोल्ट का बल्ब चालू है, दोनों चालू है। तो 40 वॉट्स की जो ट्यूबलाइट है वो कितना प्रकाश देगी और 0 वोल्ट्स का जो बल्ब है वो कितना प्रकाश देगा? यानी ये 40 वॉट्स के प्रकाश के अंदर 0 वोल्ट का जो प्रकाश है वो दब जाएगा। यानी वो बल्ब ये कैपेसिटी में नहीं है कि वो अपनी खुद की पावर आपको दे सके। तो वो पावर वो कब दे सकता है? तो कि जब हम रात को सोते बड़ी ट्यूबलाइट ऑफ कर देते तो नाइट लैंप तरीके से हम यूज कर सकते हैं, तो ही पावर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र के अंदर वो ग्रह अस्त का गिना जाता है, जो सूर्य के आगे पीछे 12 डिग्री हो तो अस्त का गिना जाता है। तो मुझे ये देखना है मंगल, बुध, गुरु ये अस्त के है कि नहीं। अगर मैं विवाह के बारे में सोच रहा हूं तो मुझे शुक्र को भी कंसीडर करना है कि ये शुक्र अस्त का है कि नहीं। एजुकेशन के बारे में सोच रहा हूं तो मुझे बुध को भी देखना है कि अस्त का है कि नहीं। ये 4 ग्रह में इंपॉर्टेंस है। चंद्र, तो मुझे देखो, चंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुहूर्त के अंदर चंद्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बारे में मैं अभी आपको जिक्र करता हूं कि चंद्र क्यों, किस तरह इंपॉर्टेंट है। तो ये लग्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे ये ग्रहों को देखना है कि ये ग्रह अस्त के होते हैं कि नहीं होते हैं। दूसरे, सूर्य से जब कोई भी ग्रह 5वें स्थान में आता है, 6ठे स्थान में, 7वें स्थान में, 8वें और 9वें स्थान में, 5, 6, 7, 8, 9, जब सूर्य से कोई भी ग्रह पंचम स्थान में एंट्री लेता है तो उसकी जो गति है वो धीरी हो जाती है यानी स्लो हो जाती है। जब वो 6ठे स्थान में आता है तो वो वक्री हो जाता है। जब वो 7वें स्थान में आ जाता है तो अति वक्री गिना जाता है। फिर 8वें स्थान में होता है तो वक्री होता है, और 9वें स्थान में आता है तो धीरे धीरे वो अपनी गति वापस प्राप्त कर लेता है। तो ये ग्रह वक्री है कि नहीं, मुझे ये देखना है। देखो, अस्त का ग्रह अपनी ताकत खो देता है, फल नहीं दे पाएगा वो। लेकिन वक्री ग्रह अपनी ताकत नहीं खोता है, अपनी जो पावर है वो नहीं घुमाता है, लेकिन वो आपके काम के अंदर डिले करवाएगा। यानी आप जो काम आज करना चाहते हो उसकी जगह पे वो काम 10 दिन के बाद होगा।
तो मुझे ये देखना है कि जो ग्रह से रिलेटेड मैं जो काम करना चाहता हूं वो ग्रह की सिचुएशन क्या है। क्या वो ग्रह वक्री है, क्या वो ग्रह अस्त का है, मुझे ये देखना है। अभी गुरु वक्री चल रहा है, शनि वक्री चल रहा है, तो मुझे गुरु और शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। मंगल से रिलेटेड कार्य, मंगल वक्री चल रहा है तो मंगल से रिलेटेड कार्य नहीं करने चाहिए। तो लग्न निकाल के ये देखना बहुत ही जरूरी है कि भाई हमारी कुंडली, यानी जो व्यक्ति मुहूर्त देख रहा है उसकी कुंडली, जो जो कार्य करवा रहा है या तो जो कार्य करने जा रहा है उसकी कुंडली, और ये मुहूर्त जो निकाले है उस समय की कुंडली, दोनों की मैचिंग हो रही है कि नहीं। मुझे ये देखना है कि व्यक्ति की जन्म लग्न कुंडली में मंगल की सिचुएशन क्या है, गुरु की सिचुएशन क्या है, बुध की सिचुएशन क्या है। मुझे सिर्फ लग्न कुंडली नहीं देखनी है। देखो यहाँ पे ज्यादातर लोग लग्न कुंडली के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं। यहाँ पे मुझे चलित कुंडली भी देखनी है। चलित कुंडली यानी हमें एक्चुअल ग्रह की पोजीशन कहाँ है वो पता चलता है। अगर किसी कुंडली के अंदर गुरु समझो पहले भाव में है, तो चलित कुंडली के अंदर एकदम एंड का और एकदम बिगिनिंग के अंश का होगा, तो शायद हो सकता है कि वो चलित कुंडली के अंदर 12वें स्थान में हो, शायद हो सकता है कि चलित कुंडली के अंदर वो पहले स्थान में हो, यानी उसने अपना स्थान बदल लिया। तो ये चीज कहां देखनी चाहिए? क्योंकि जब हम मेला पक्का मुहूर्त देखते हैं तो उस समय पे हमें मंगल को देखते हैं कि भाई मंगल दोष है कि नहीं। तो मंगल दोष के लिए सबसे पहले ये देखिए, लग्न कुंडली में मंगल दोष दिख रहा है, ठीक है। मंगल दोष 3 प्रकार से देखते हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली। ये मुहूर्त में मैंने बुक में नहीं दिया होगा। लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली, ये 3 कुंडली से हम मंगल दोष देखते हैं। तो ये मंगल दोष हमें चलित कुंडली में देखना है। लग्न कुंडली इज इंपॉर्टेंट, तो ये चलित कुंडली भी इंपॉर्टेंट। क्यों कि अगर मंगल अपना स्थान बदल लेता है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। मंगल अपना स्थान बदल देता है तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। फिर ऐसा ना हो कि भाई आप लग्न कुंडली देख के मंगल दोष डिसाइड कर लिया, फिर आपने कुंभ विवाह करवा लिया, विष्णु जी से विवाह करवा लिया, केले के झाड़ से विवाह करवा लिया, ये सब करवा लिया और हजारों रुपए का खर्चा कर दिया, और उसके बाद पता चला कि आपकी कुंडली में तो मंगल दोष है ही नहीं। हमारे जैसे किसी के पास आए और बता दिया, हमने बता दिया कि आपकी कुंडली के अंदर मंगल दोष है ही नहीं, तो आप बोलोगे भाई हमने इतने लाखों रुपए खर्च कर दिया, अभी क्या फायदा हुआ। तो हमेशा ध्यान रखिए, लग्न कुंडली के साथ साथ चलित कुंडली और चलित कुंडली के साथ साथ नवमांश कुंडली, जब हम मुहूर्त निकालते हैं ना तब ये नवमांश कुंडली को भी इंपॉर्टेंट दो। क्योंकि लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह अस्त का, लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह अपनी शत्रु राशि में बैठा है, लग्न कुंडली के अंदर कोई ग्रह नीच का बन रहा है, तो अगर वो नवमांश कुंडली के अंदर उच्च का बन रहा है, अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो नवमांश कुंडली वाला जो ग्रह है ना वो अच्छा फल देगा। लग्न कुंडली वाले ग्रह को आपको भूल जाना है, लग्न कुंडली वाले ग्रह को आपको भूल जाना है। तो हमेशा मुहूर्त के लिए आपको लग्न कुंडली को रिफर करना है, साथ साथ में आपको चलित कुंडली को रिफर करना है, और साथ साथ में नवमांश कुंडली को रिफर करना है। ऐसे ही यूनिवर्सल मुहूर्त नहीं करना है। एक ही ध्यान रखना, जो कॉमन है वो कॉमन है, लेकिन जो जहां पे ज्यादा जरूरत है कि भाई ये मुहूर्त में ही कार्य करना है, वहां पे आपको ये चीज रिफर करनी है। उसके बिना मुहूर्त नहीं निकालना है, उसके बिना मुहूर्त नहीं निकालना है। फिर उसके बाद मुझे क्या देखना है, तो कि भाई ये लग्न तो मैंने देखा, लग्न शुद्धि होनी चाहिए, यानी लग्न अच्छा होना चाहिए, लग्न अच्छा होना चाहिए, लग्न शुद्धि होनी चाहिए। लग्न शुद्धि के नाम से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है पंचांग शुद्धि। तो पंचांग के अंदर क्या आता है, तो तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, ये सब अच्छी स्थिति में होने चाहिए। ये सब अच्छी स्थिति में होने चाहिए। मैंने यहाँ पे मेरी किताब के अंदर ये सब दिया हुआ है, आप पढ़ना। बहुत ही विस्तार से माहिती दी हुई है, इतनी विस्तार से माहिती आपको कोई भी किताबों में नहीं मिलेगी। आई एम प्राउड कि भाई मेरी जो नॉलेज है वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, और आप नसीब वाले हो कि मेरे से ये नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, मेरे से ये नॉलेज प्राप्त कर रहे हो, आप नसीब वाले हो। आप, मैंने जो ये किताब में दिया है, आप कोई भी किताब खोल के देख लो, उसके अंदर आपको कितनी चीज मिलती है वो देख लेना, आप कितनी चीज मिलती है देख लेना। फिर उसके बाद आता है पंचांग शुद्धि। तो तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण, ये सब शुद्ध होने चाहिए। सटन तिथि में हम कहते कि भद्रा तिथि में, अभी आपको पता होगा कि भद्रा, अभी चेतन भाई ने मैसेज डाला होगा, भद्रा, ये जो रक्षाबंधन के बारे में मैसेज डाला होगा कि ये समय पे भद्रा तिथि, भद्रा यानी विष्टिकरण है, तो इस समय पे राखी नहीं बांधनी चाहिए। चेतन भाई ने मैसेज डाला होगा। तो ये तिथि को रिक्ता तिथि,
रिक्ता तिथि को कोई काम नहीं करना चाहिए। रिक्ता यानी खाली, यानी उस समय पे आप काम करो तो सब खाली, कोई भी शुभ मुहूर्त रिक्ता तिथि को नहीं निकालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिक्ता तिथि को हम कुछ काम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। कुछ ऐसे काम भी है जो रिक्ता तिथि को किए जाते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि नक्षत्र योग, तिथि नक्षत्र योग वाक करण, और तिथि से ज्यादा करण को इंपॉर्टेंट दो। क्यों करण को इंपॉर्टेंट दो? क्योंकि तिथि पूरे, यानी तिथि, एक तिथि आपको मिलेगी 20 घंटे से लेकर 27 घंटे तक की एक तिथि मिलेगी। तो करण क्या है? ये जो समझो कोई तिथि 27 घंटे की है, कोई तिथि 20 घंटे की है, तो ये करण क्या है? तो करण दो पार्ट में डिवाइड है, यानी तिथि का दो भाग। यानी समझो 20 घंटे की एक तिथि है, तो पहले 10 घंटे में कौन सा करण है, दूसरे 10 घंटे में कौन सा करण है, और ये करण तिथि से ज्यादा फिर ये करण को इंपॉर्टेंट दो, क्योंकि वो करण सबसे ज्यादा। मैंने यहाँ पे करण के ऊपर भी विस्तार से माहिती दी हुई है कि कौन से करण में, कौन से योग में क्या कार्य करने चाहिए। जो यहाँ पे तिथि नक्षत्र वार योग करण के ऊपर मैंने बहुत ही, जो मुहूर्त से रिलेटेड है उसके अंदर मैंने बहुत ही डिटेल्स में आपको दिया हुआ है। तो ये पंचांग शुद्धि होना चाहिए। फिर जिस दिन हम मुहूर्त कर रहे हैं उस दिन दिन शुद्धि, यानी उस दिन का जो नक्षत्र तिथि वार योग करण है वो कोई सही, या तो वृद्धि नहीं हो रही है ना, उसका सही नहीं हो रहा है ना, यानी शास्त्र के अंदर उसका जो समय दिया है वो समय कम नहीं हो रहा है ना, या तो शास्त्र के अंदर जो समय दिया हुआ है वो समय कुछ बढ़ नहीं रहा है ना, उसको हमें ध्यान में देना है। और वो सही या तो वृद्धि जो बनता हो ना, उस समय को टालना चाहिए। यानी नक्षत्र तिथि वार योगकरण का सही होता हो या तो उसकी वृद्धि होती हो, तो हमें उस समय को टालना है। लिखना मत, मैंने मेरी किताब में दिया हुआ है। फिर मास शुद्धि, मैंने यहाँ पे आपको कहा था मास शुद्धि यानी मंथ। जैसे मैंने अभी ऋतु के अंदर आपको मैंने मंथ्स का इंपॉर्टेंस समझाया कि भाई ये 6 ऋतु है, तो 6 ऋतु में हमारे 2-2 महीने आ जाते हैं, यानी आधा अंग्रेजी महीना, यानी हम कहेंगे कि दिसंबर 15 से लेकर जनवरी 15 तक एक ऋतु होगी, ऐसे डिवाइड हो जाएगी। तो हमारी ये जो मंथ है, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मंथ जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास शुद्धि होनी चाहिए। धनु संक्रांति, फिर धनु संक्रांति के साथ मीन संक्रांति नहीं होनी चाहिए। और खास करके ये जो धनु संक्रांति और मीन संक्रांति लोग कमुहूर्ता के नाम से जानते हैं। धनु संक्रांति और मीन संक्रांति कमुहूर्ता के नाम से जानते हैं। इस समय पे कोई भी कार्य शुभ नहीं होता है। लेकिन ये कमुहूर्ता कहाँ नहीं लगता है? तो कि महाराष्ट्र के अंदर ये कमुहूर्ता नहीं लगता है। तो क्यों नहीं लगता है? कि जो भूमि परशुराम जी की जो भूमि थी, विष्णु जी के अवतार थे परशुराम जी, उनकी जो ये भूमि थी, उस भूमि के अंदर ये कमुहूर्ता जैसा दोष नहीं लगता है। फिर भी एक बार हम देखो मुहूर्त कर रहे हैं तो इसको भी एप्लीकेबल कर दीजिए कि भाई पर्टिकुलरली धनुर्मास यानी सूर्य का धनु राशि में प्रवेश करना और सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करना। धनु संक्रांति का मतलब होता है साल की 12 संक्रांति होती है। संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य का उस राशि के अंदर प्रवेश होना, यानी उसको हम धनु संक्रांति कहते हैं, यानी धन संक्रांति कहते हैं, मकर संक्रांति कहते हैं, मीन संक्रांति कहते हैं। 12 संक्रांति होती है। तो ये 12 संक्रांति में ये धन संक्रांति है और मीन संक्रांति है, इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इसको हम अवॉइड करते हैं। फिर हम देखते हैं कि अधिक मास, जिसको हम मल मास के नाम से भी जाते हैं, जिनको हम मल मास के नाम से भी जाते हैं। तो ये अधिक मास में भी हमें मांगलिक कार्य टालने चाहिए। अधिक मास में भी हमें मांगलिक कार्य टालने चाहिए। फिर मैंने अयन की बात की थी, उत्तरायण दक्षिणायन। तो जनरली उत्तरायण सभी शुभ कार्य और शुभ और मांगलिक कार्य के लिए लिए जाते हैं, और दक्षिणायन के अंदर सूर्य कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु राशि गत भ्रमण करता है या स्थित होता है। तो उसी वजह से हमें ये दक्षिणायन में मांगलिक कार्य को वर्जित मानना चाहिए, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दक्षिणायन जब होता है उस समय पे हम पितृ श्राद्ध के पितृ तर्पण विधि कर सकते हैं। दक्षिणायन में जब सूर्य होता है तब हम पितृ श्राद्ध की पितृ तर्पण विधि कर सकते हैं। पक्ष शुद्धि क्या है? कि कृष्ण पक्ष यानी वध पक्ष यानी शुक्ल पक्ष, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये दो पक्ष हमारे शास्त्रकारों ने दिए है, जो 15-15 दिन के होता है।
एकम से लेके पूर्णिमा तक, फिर एकम से लेके अमावस्या तक। तो ये दो पक्ष जो है, ये दो पक्ष में से ये पक्ष शुद्धि होनी चाहिए। तो जनरली दो पक्ष में से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, जिसका गहरा संबंध तिथि के साथ है, जिसका बहुत ही गहरा संबंध किसके साथ है, तो तिथि के साथ दिए। यहाँ पे मैंने जो तिथि के ऊपर जो चैप्टर दिया है उसका आप अध्ययन करना, बहुत ही डिटेल्स में मैंने तिथि के ऊपर माहिती दी है। तो आप सोचोगे कि ये इतनी सारी माहिती है तो कौन सी तिथि पे हम क्या कार्य करें, हमें समझ में ही नहीं आता है। लेकिन जब मुहूर्त निकालने बैठते हैं तो हम लोग जब मुहूर्त निकालने बैठते हैं तो हम बहुत ही विस्तार से इस चीज को देख के हम डिसाइड करते हैं, समय को लेके डिसाइड करते हैं कि कौन सी तिथि पे कौन से समय पे क्या करना चाहिए। परंतु सामान्य रीत से ना शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक का समय जो होता है वो शुद्ध माना गया है। कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेके शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेके कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक ये समय जो है ना बहुत ही शुभ माना गया है। और ये समय में आप सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। उसके आगे पीछे कार्य क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ पे मैंने चंद्र के बारे में दिया हुआ है कि चंद्र का भ्रमण किस तरह कैसे कैसे होता है, तिथि कैसे कैसे बनती है, उसका मैंने जिक्र किया हुआ है। और वहां पे मैंने नीचे डिटेल्स में दिया हुआ है कि पर्टिकुलरली ये तिथि से लेके ये तिथि का ये सिचुएशन होती है, चंद्र की ये सिचुएशन होती है, तो ये समय पे ये कार्य नहीं करने चाहिए, मैंने डिटेल्स में दिया है। फिर वर्ष शुद्धि यानी हमारा ये जो पूरा वर्ष है वो कैसा जाएगा, मीन्स कैसा होगा, तो वर्ष शुद्धि को अभी हमें इंपॉर्टेंट देना चाहिए। फिर दूसरी बात देखें तो हमें देखते हैं कि ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जनरली ऐसा कहा जाता है कि जिस समय में ग्रहण गिरता है उसके 6 महीना आगे पीछे कुछ काम नहीं करना चाहिए। तो अभी हम वो गिनती में करें तो हम कुछ कार्य कर ही नहीं सकते हैं, वो गिनती में करें तो हम कुछ कार्य कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें ये ग्रहण के आगे पीछे के समय को हमें टालना चाहिए। अभी वर्ष शुद्धि क्या है, तो कि सही मास, जो वर्ष के अंदर सही मास हो, गुरु सिंहस्थ हो यानी सिंह राशि का गुरु हो, यानी गुरु का गोचर ब्रह्मंड सिंह राशि के अंदर होता हो, तो और गुरु अपनी नीच मकर राशि का भ्रमण करता हो, गुरु मकर राशि में 5 अंश पर नीच का होता है, गुरु मकर राशि के अंदर 5 अंश का नीच का होता है, और गुरु मघा नक्षत्र और पूर्व फाल्गुनी के प्रथम चरण और गत हो, तो यह समय सभी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित माना गया है। ये सभी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए वर्जित माना गया है, यानी वर्ष शुद्धि। फिर हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है चंद्रबल, उसके बाद हमें चंद्रबल देखना है, चंद्र और तारा बल देखना है। तो तारा कौन सी, तो जो ये तारा है 9 प्रकार की तारा है, और ये 9 प्रकार की तारा किससे बनती है, तो कि संपद विपद ये नक्षत्र से बनती है, 9 प्रकार की तारा। इसको हम आगे नक्षत्र के उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे, नक्षत्र के अंदर यानी तारा चक्र के अंदर इसको हम आगे पढ़ेंगे, तारा चक्र के अंदर इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो हमें चंद्रबल देखना चाहिए, चंद्रबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्रबल अगर हम नहीं देखते हैं तो मुहूर्त हम निकाल नहीं सकते हैं। जैसे कि शुक्ल पक्ष में जन्म राशि से चंद्रमा गोचर भ्रमण करता है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं यह स्थान हो तो शुभ माना गया है। यानी शुक्ल पक्ष में जब शुक्ल पक्ष में जन्म राशि व्यक्ति की, शुक्ल पक्ष में जन्म राशि चंद्रमा, जन्म राशि से चंद्रमा गोचर ब्रह्मंड पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं राशि से भ्रमण करता है तो उसको शुभ माना गया है। और जन्म राशि से जब चंद्रमा का गोचर ब्रह्मंड 4ठी, 8वीं और 12वीं राशि से होता है तो उसको अशुभ माना गया है। और आपको मैं बता दूं कि पंचांग के अंदर, आपको मैं बता दूं कि पंचांग के अंदर जो डेली भविष्य आपको आता है, पंचांग के अंदर आपको जो डेली भविष्य आता है वो इसके ऊपर डिपेंड है, वो इसके ऊपर डिपेंड है कि आपकी जन्म राशि, देखो मेरी जन्म राशि कर्क है, आपकी भी जन्म राशि कर्क है, तो क्या सबका भविष्य एक सरीका? पंचांग में कॉमन दिया हुआ है, पंचांग में कॉमन दिया हुआ है। मेरी जन्म राशि कर्क है तो कर्क राशि से पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें, 6ठे, 7वें, 9वें, 10वें और 11वें स्थान में अगर चंद्रमा भ्रमण करता है तो उस दिन मेरा अच्छा लिखा होगा उन लोग ने कि भाई आज आपको है ना लॉटरी लगेगी। अभी लॉटरी लगी मेरे को, कितने की लगी? तो क्या 10 रुपए की लगी। लेकिन दूसरे की कुंडली में ये योग अच्छा बनता होगा तो उसको लाख रुपए की लगी, उससे किसी कुंडली में अच्छा बनता उसको 2 लाख की लगी। तो हमारी कुंडली के अनुसार हमें ये चंद्र बल देखना चाहिए कि हमें चंद्र बल किस प्रकार का है।
फिर हमें चंद्र की दिशा देखनी है। चेतन भाई वो डायग्राम रखना ना, वो जो कलर वाला डायग्राम, उसके पहले वाला डायग्राम। अभी ये जो चंद्र बल जानना है, हमला उभा रहे, जो हमला नहीं मुकता, ये चंद्र बल जानना है, चंद्र की दिशा जाननी है, तो उसके लिए क्या आपको होना चाहिए? तो सर्वतोभद्र चक्र जो लोग पढ़ते होंगे, उसके अंदर एक सप्तसलाका नाम का एक चक्र है, सप्तसलाका नाम का सर्वतोभद्र चक्र है। तो सबसे पहले उसका निर्माण करना चाहिए। यहाँ पे मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे निर्माण होता है। तो सप्तसलाका नाम का चक्र का निर्माण करना चाहिए। पूर्व दिशा में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, ये 7 नक्षत्र रखने चाहिए। दक्षिण दिशा में मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, ये 7 नक्षत्र रखने चाहिए। पश्चिम दिशा में अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वा आषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, श्रवण, अभिजीत, ये 7 नक्षत्र रखने चाहिए। और उत्तर दिशा के अंदर घनिष्ठा, सदभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, ये 7 नक्षत्र रखने चाहिए। ये नक्षत्र गणितीय गणना के अनुसार प्राप्त वास्तु स्थापत्य, ये मैंने वास्तु स्थापत्य के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना के दिया हुआ है। नक्षत्र जो दिशा में हो उस दिशा में चंद्रमा जाने और उस नक्षत्र के नीचे चंद्रमा का चिन्ह अंकित करें। यानी नक्षत्र गणित अनुसार चंद्रमा जो नक्षत्र के अंदर स्थित हो वो यहाँ पे आप रख दीजिए। उसके पश्चात भवन, गृह या तो जमीन जो आप परचेस करना चाहते हो, वो उसका मुख्य द्वार कौन सी दिशा में है। अगर उसका मुख्य द्वार, अगर हम कहें कि चंद्रमा वास्तु स्थापत्य भवन या तो गृह निर्माण या तो जमीन के दाएं यानी राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो ये 7 प्रकार के नक्षत्र जो राइट हैंड साइड या तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो 7 प्रकार के नक्षत्र आते हैं उसमें से कोई में स्थित है, तो ये वास्तु स्थापत्य वामी जो वास्तु ले रहा है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसके लिए श्रेष्ठ माना जाता है। फिर अगर चंद्रमा वास्तु स्थापत्य के पीछे की साइड, बैक साइड पे अगर आ रहा है, उधर के 7 नक्षत्र के अंदर आ रहा है, तो ये हानिकारक माना जाता है। तो ये जब चंद्रमा बल और चंद्रमा दिशा मुहूर्त शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लग्न के बाद उसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। चेतन भाई वो डायग्राम रख लेना पहले, खाली कलर वाला के बिना। ये देखिए, ये एक मैंने सिंपल डायग्राम बनाया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। मैंने पूर्व दिशा में मैंने ये 7 नक्षत्र का जिक्र किया, वो मैंने लिखा है। पश्चिम में जो 7 नक्षत्र है वो लिखे हैं। दक्षिण दिशा में मैंने जो 7 नक्षत्र है वो लिखे हैं, और उत्तर दिशा में जो 7 नक्षत्र है मैंने वो लिखे हैं। तो ये डायग्राम मैंने किताब में दिया हुआ है, यू कैन रिफर इट इजीली। और नहीं समझ में आया है तो आप आपके ग्रुप के अंदर डाल देना, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। फिर नेक्स्ट डायग्राम रखो चेतन भाई। अभी ये डायग्राम देखिए। अभी यहाँ पे देखिए, ये डायग्राम में जो मैंने बीच में का जो येलो कलर में दिया हुआ है वो पूरा वास्तु स्थापत्य है, वो पूरा वास्तु स्थापत्य है। अभी मैंने आपको कहा कि बाएं और दाएं चंद्र है तो शुभ है यानी श्रेष्ठ है। फिर मैंने कहा कि पीछे जो चंद्र है, पीछे जो चंद्र है वो अशुभ है, परंतु जो सामने चंद्र है वो शुभ है, यानी मुख्य द्वार के सामने जो चंद्र है वो शुभ है। तो ये डायग्राम जो मैंने बना के दिया है उसको आप लोग रिफर करना, तो आपको पता चलेगा कि भाई वास्तु स्थापत्य के अंदर इसका कितना महत्व है, वास्तु स्थापत्य के अंदर इसका कितना महत्व है। क्योंकि मुहूर्त के अंदर हम वास्तु स्थापत्य को भी लेते हैं और मुहूर्त के अंदर हम इसको भी अपने जो डे टू डे रूटीन के जो मुहूर्त है वो भी लेते हैं। ले लो चेतन भाई, इनको ले लो। अभी यहाँ पे मैं थोड़ी ग्रहों का जिक्र करता हूं आपके सामने। क्यों ग्रहों का जिक्र करता हूं और क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ग्रह। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ज्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होता है कि ग्रह की सिचुएशन क्या है और ग्रह की सिचुएशन के अनुसार उसका हमें फल क्या मिलेगा। ग्रह की सिचुएशन क्या है और ग्रह की सिचुएशन के अनुसार हमें उसका क्या मिलेगा। तो देखो, मैंने जैसे बताया कि स्काई में अभी सभी ग्रह अपनी जो निर्धारित गति है, अपनी जो निर्धारित गति है, अभी जो मैं बोलूंगा वो सब लोग लिख लेना, क्योंकि ये मैंने किताब के अंदर नहीं दिया हुआ है। मैं बोलूंगा वो लिख लेना। अगर आप लिख नहीं पाते हो तो यूट्यूब पे से वीडियो जब आप देख रहे हो, यूट्यूब पे वीडियो जब आप देख रहे हो उस समय पे पॉज फॉरवर्ड करके आप लिख लेना। सभी ग्रह
अपने निर्धारित समय पे ब्रह्मण करते हैं। यानी शास्त्रकारों ने एक समय दिया है, उस समय पे वो लोग ब्रह्मण करते हैं। और ये जो ब्रह्मण मार्ग है, ये जो ब्रह्मण मार्ग है, ग्रहों का जो ब्रह्मण मार्ग है, तो सेंटर में सूर्य है और सूर्य के सराउंडिंग सभी ग्रह घूमते हैं। और ये जो ब्रह्मण मार्ग है वो ओवल शेप में है। ये ब्रह्मण मार्ग जो है वो ओवल शेप में है। और ये ओवल शेप में होने की वजह से कहीं कहीं पे ग्रहों की गति तेज हो जाती है, कहीं कहीं ग्रहों की गति धीमी होती है। सूर्य से वो ग्रह कितना दूरी पर है, उसके आधार पर भी उसकी गति का समय निर्धारित किया गया, उसकी गति का समय निर्धारित किया गया। देखो अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये जो मैं बोलूंगा ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो मैं बोलूंगा वो हर मुहूर्त में आपको एप्लीकेबल करनी है, हर मुहूर्त में आपको एप्लीकेबल करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो ग्रह की जो निर्धारित गति है, उसमें से अगर आप देखोगे तो शनि जो ग्रह है, शनि जो ग्रह है, गुरु जो ग्रह है, अभी गुरु एक राशि में 1 साल रहता है, शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है, राहु एक राशि के अंदर 1.5 साल रहता है। तो ये जो सभी ग्रह है, ये ग्रहों की गति उस स्थान के अंदर रहते हुए समय वक्री, स्तंभी और मार्गी के आधार पर निर्धारित की गई है। गति वक्री, स्तंभी और मार्गी के आधारित पर निर्धारित की गई है। तो यहाँ पे सबसे स्लो मूविंग प्लैनेट जो है वो शनि है। तो शनि को मुहूर्त में लेते समय हमें ये जानना चाहिए कि ये कार्य हमारा पूर्ण होगा कि नहीं, क्योंकि शनि कितने साल में एक राशि बदलता है, तो कि 2.5 साल में एक राशि बदलता है। उसको संपूर्ण राशि का ब्रह्मण चक्र पूर्ण करने को 30 साल लगते। ऐसे तो 30 साल नहीं लगते, 29 ईयर समथिंग लगते हैं। तो हम अप्रोक्सीमेट पकड़ते हैं कि 30 साल लगते हैं। तो हमें शनि को मुहूर्त में लेना चाहिए, तो हमें शनि को मुहूर्त में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अशुभ माना गया है। अभी जब हम ये लग्न कुंडली बनाते हैं, उस लग्न कुंडली के अंदर अभी समझिए हम कोई शनि से रिलेटेड मुहूर्त निकाल रहे हैं कि ये राहु के रिलेटेड मुहूर्त निकाल रहे हैं। अगर उस कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति हो रही है, शनि और राहु की युति हो रही है, तो वो युति श्रापित दोष निर्माण करती है। वो युति श्रापित दोष निर्माण करती है। यानी आप उस कार्य का प्रारंभ करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से मैं रिपीट करूंगा, आप उस कार्य का प्रारंभ करेंगे तो उस कार्य के अंदर आपके साथ छल कपट या तो विश्वासघात होने की संभावना होगी। आपके छल कपट या तो विश्वासघात होने की संभावना होगी। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, जब आप मुहूर्त के लिए लग्न कुंडली रखते हो तो आपको ग्रहों की सिचुएशन के बारे में पता नहीं है। उस समय पे अगर लग्न कुंडली के अंदर, मुहूर्त लग्न कुंडली के अंदर शनि और राहु की युति हो रही है, युति का मतलब कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब एक ही स्थान में बैठे हैं, और ये जो युति हो रही है उसका सर्टन डिग्री डिसाइडेड है कि ये डिग्री से लेके ये डिग्री तक ही ये युति फल देगी। मैंने मेरी ज्योतिष शास्त्र की किताब के अंदर ये डिग्री का मैंने जिक्र किया है कि ये कंजक्शन कितनी डिग्री से कितनी डिग्री तक मिल सकता है, मैंने ये डिसाइड करके मैंने उसके अंदर दिया हुआ है। तो ये जो डिग्री जो है वो इंपॉर्टेंट है कि ये डिग्री से लेके ये डिग्री तक ये युति, दो ग्रहों की युति का फल नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे राहु और शनि की जो युति हो रही है उससे श्रापित दोष बनता है। उससे कौन सा दोष बनता है, तो कि श्रापित दोष बनता है। अगर आप राहु से और शनि से रिलेटेड कोई कार्य करते हो और ये श्रापित दोष होने के कारण आपके साथ उस कार्य के अंदर छल कपट या तो आपके साथ विश्वासघात होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। छल कपट या तो विश्वासघात होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमेशा ये ग्रहों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो,
क्योंकि ग्रह की गति इंपॉर्टेंट है, ग्रह कौन सी गति से चल रहा है। फिर उसके बाद अब मैं आगे आता हूं। अगर शनि और मंगल, जनरली आपको देखना है तो आप देख लेना, जब भी राष्ट्रीय कुंडली के अंदर हम राष्ट्रीय कुंडली रखते हैं, हमारा हिंदुस्तान, हमारी जो हिंदुस्तान की जो है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, हम राष्ट्रीय कुंडली रखते हैं, तो ये राष्ट्रीय कुंडली के अंदर जो स्थान में शनि और मंगल की युति दिख रही होगी, उस स्थान के अंदर, यानी पर्टिकुलरली हिंदुस्तान के उस स्थान के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा अग्नि के इंसिडेंट्स देखने मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा अग्नि के इंसिडेंट्स मिलेंगे। इस समय पे ये युति अगर समझो मिथुन या तो कन्या राशि के अंदर होती होगी, तो ये समय पे छोटे बच्चे लोगों का सुसाइड के इंसिडेंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे, छोटे बच्चे के सुसाइड के इंसिडेंट्स ज्यादा मिलेंगे। क्यों शनि और मंगल की युति, क्यों ये युति हमें नेगेटिव फल देती है? मुहूर्त कुंडली में इसका क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं वो बता देता हूं। मुहूर्त कुंडली यानी आपने जन्म लग्न कुंडली और मुहूर्त कुंडली बनाई है आपको, तो ये शनि और मंगल जो है ये एक विस्फोट पैदा करते हैं। क्यों विस्फोट पैदा करते हैं? तो शनि किस चीज का कारक है? सबसे पहले कौन से एलिमेंट, कौन से तत्व का कारक है? तो शनि है वो वायु तत्व का कारक है और मंगल जो है अग्नि तत्व का कारक है। अभी ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, तो क्या होगा? आप चेतन भाई को पूछ लेना क्या होगा। वास्तु के हिसाब से उनके घर के अंदर पश्चिम का प्लेटफॉर्म है। मैंने उनको बताया कि आपके घर के अंदर कुकर फटेंगे। आप चेतन भाई बोलो इनको, चेतन भाई। हाँ, 3 बार फटा है, बराबर है? 3 बार फटा है। तो आप देख लीजिए कि पश्चिम दिशा किसके आधिपत्य के नीचे आ रही है, क्योंकि पश्चिम दिशा शनि के आधिपत्य के नीचे आ रही है और किचन जो हमारा है वो मंगल के आधिपत्य के नीचे आ रहा है। तो ये विस्फोट जरूरी है, होगा ही। पश्चिम दिशा के दीवार के ऊपर आपका प्लेटफॉर्म है तो 100% विस्फोट होगा ही, आपका कुकर फटेगा ही। तो ये शनि मंगल की युति हमारी कुंडली के अंदर कौन सी राशि के अंदर हो रही है, ऐसा नहीं है कि हर समय एक ही राशि के अंदर हो रही है, अलग अलग राशि के अंदर हो रही है। अगर ये मेष राशि के अंदर हो रही है, अगर ये सिंह राशि के अंदर हो रही है, अगर ये सूर्य राशि के अंदर, ये तीनों अग्नि तत्व की राशि है, तो ये इसमें ज्यादा विस्फोटक परिणाम आपने को देखने को मिलेगा। तो अगर आपने मुहूर्त के समय पे अगर आपने ये दो ग्रहों की युति का आपने मीन्स आपने लिया, समझो मुहूर्त के अंदर लिया, आपने लिया, तो जब जब ये रिपीट होगी गति, तब तब आपको ये गति यानी ये जो युति जो है, जब जब रिपीट होगी ये युति, तब तब आपको ये युति परेशान करेंगी। यानी हमेशा ध्यान रखिए, जब लग्न कुंडली हम बनाते हैं, मुहूर्त लग्न कुंडली हम बनाते हैं और आपकी जन्म लग्न कुंडली के अंदर ये दो ग्रहों की युति हो रही है और मुहूर्त लग्न कुंडली के अंदर ये दो ग्रहों की युति हो रही है, तो ट्राई टू अवॉइड दैट टाइम, आप उस समय को न ले, क्योंकि वो चीजें आपके जीवन में बार बार रिपीट होगी। जब जब ये दो ग्रहों की युति जब साथ में होगी, तब तब ये घटना वापिस रिपीट होगी। अभी उस समय पे कुकर फटा होगा तो वापिस उस समय पे ये जब युति वापिस साथ में आएंगी तो उस समय पे वापिस कुकर फटेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये चीज को बहुत ही ध्यान रखिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं गुरु और शनि की युति। गुरु और शनि की युति मुहूर्त में इसको क्यों लेना चाहिए? अगर आपने आपका घर लिया, शनि का काम क्या है? शनि का काम है किसी चीज को रिड्यूस करना और गुरु का काम क्या है कि किसी चीज को एनलार्ज करना, तो यहाँ पे शुभ ग्रह कौन है? तो क्या शुभ ग्रह गुरु है और पाप ग्रह कौन है? तो क्या शनि है। तो ये गुरु और शनि की युति जब आपने मुहूर्त में ली, आपने मुहूर्त में एप्लीकेबल की, तो ये लंबे समय का बदलाव का सूचन करती है। यानी आपने आपका घर रिनोवेट आज किया है और ये रिनोवेशन आपने जब गुरु और शनि की युति हो रही थी उस समय पे किया, तो ये जो युति अगर आपकी मीन्स ये जो युति है आपको वापिस जब ये युति आपकी कुंडली के अंदर या तो वापिस जब ये युति
एप्लीकेबल होगी, उस समय पे आप वापस रिनोवेशन करेंगे, यानी लंबे समय के रिनोवेशन का। आप बोलोगे मैं 2 साल में घर चेंज कर दूंगा, आपसे नहीं होगा, क्योंकि ये युति के अंदर आपने वो रिनोवेशन किया है। तो लंबे समय का बदलाव का सूचन करती है गुरु और शनि की युति। तो खास ध्यान रखिए, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वास्तु के और ज्योतिष के अंदर। वास्तु, ज्योतिष और मुहूर्त के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम लेते हैं चंद्र और नेपच्यून की युति। देखो, नेपच्यून को कोई भी लोग नहीं लेते हैं। नेपच्यून को कभी भी कोई लोग फल कथन में इसका जिक्र नहीं करते, सिर्फ कृष्णमूर्ति पद्धति के अंदर ही इसको फल कथन में लेते हैं। चंद्र और नेपच्यून की युति तो क्या देता है? चंद्र और नेपच्यून की युति तो कि समझो हमने इस चीज, अभी आपने देखा होगा ना कि अभी आप देखते हो कि कोई पर्टिकुलर कोई ऐसी जगह है जहां पे बहुत गंदे काम होते हैं, जैसे वासना में काम होते हैं। तो ऐसी गंदी जगह का निर्माण किस तरह, कौन सी ग्रहों की युति के अंदर हुआ होता है? तो चंद्र और नेपच्यून ग्रह की जब युति होती है तो वो वासनामय विकृत प्रकृति देती है, नकारात्मकता देती है, नकारात्मक जीवन शैली देती है। तो ऐसे वास्तु का निर्माण अगर चंद्र और नेपच्यून की युति के अंदर हुआ हो तो वहां पे सबसे वासनामय जीवन, यानी हम कहें ना कि वासनामय प्रकृति उस घर के अंदर सबसे ज्यादा होगी। उस घर के अंदर सबसे वासनामय प्रकृति ज्यादा होगी और नकारात्मक जीवन शैली आपको उसमें देखने मिलेगी। आपको नकारात्मक जीवन शैली आपको उसमें देखने मिलेगी। फिर राहु और मंगल, सूर्य और मंगल अगर हम लेते हैं तो राहु और मंगल का अंगारक योग होता है, सूर्य और मंगल का भी अंगारक होता है। तो आपकी कुंडली में अगर ये अंगारक योग बनता है, उसमें खास करके राहु और मंगल की कुंडली का अंगारक योग आपकी कुंडली में बनता है और गोचर में लग्न कुंडली के अंदर, मुहूर्त के अंदर आपने ये राहु और मंगल के युति वाली लग्न कुंडली के अंदर आपने कोई मुहूर्त किया है तो वो आपको अकस्मात देगी, यानी कोई भयंकर दुर्घटना देगी, कोई भयंकर दुर्घटना देगी। यहाँ पे मेरे को लोग पूछते भी है कि सर सुनामी आता है तो क्या सभी की कुंडली एक सरीखी है क्या? बिल्डिंग गिर जाता है तो क्या सभी की कुंडली एक सरीखी है? सभी की कुंडली एक सरीखी नहीं है। लेकिन उस समय जब ये बिल्डिंग का निर्माण हुआ, जिस समय ये सुनामी आया, जिस समय जो ये अर्थक्वेक आया, जिस समय ये जो बाढ़ आई, वो बाढ़ कभी आई? तो क्या भाई राहु और मंगल की युति हो रही थी तभी आई क्या? तो ये दुर्घटना घटने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं, दुर्घटना घटने के चांस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। सूर्य और मंगल की युति अंगारक योग होता है, राहु और मंगल की युति अंगारक योग होता है। अगर आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है और आपने ये मुहूर्त की ये लग्न कुंडली बनाई है और उसके अंदर ये योग बन रहा है, तो मैं आपको बोल दूंगा कि आप 100% आपका घर का इंश्योरेंस करवा लें। 100% आप आपके घर का इंश्योरेंस करवा लेना, क्योंकि आपको आगे चल के ये ग्रहों की युति वापिस जब कॉम्बिनेशन में आएंगी तभी आपको वापिस यही चीजें देखने मिलेगी, यही चीजें आपको वापिस देखने मिलेगी। आप लोग चैटिंग के माध्यम से यहाँ पे कुछ डालना मत, आपको मैं समय दूंगा क्वेश्चन आंसर का, क्योंकि आप चैटिंग के माध्यम से यहाँ पे कुछ डालते हैं ना तो मेरा कंसंट्रेशन चला जाता है उसके ऊपर। तो आप प्लीज अभी मत डालिए, आपको क्वेश्चन आंसर का समय दिया जाएगा, उसमें आप डालिए। तो ये राहु मंगल, सूर्य मंगल, इस चीज को ध्यान में रखना है। फिर हम देखते हैं कि सूर्य शनि की युति, फिर हम देखते हैं कि सूर्य शनि की युति, तो ये सूर्य शनि की युति क्या देती है? तो ऐसे तो देखो सूर्य और शनि दोनों शत्रु ग्रह हैं। यहाँ पे हमें नैसर्गिक मैत्री चक्र, ग्रहों का नैसर्गिक मैत्री चक्र हमें पता होना चाहिए जब हम मुहूर्त देखते हैं। तो ये दोनों नैसर्गिक शत्रु है। सूर्य, शनि के पिता सूर्य है, फिर भी शनि और सूर्य के बीच में अनबन है। पिता अपने बेटे का कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन ये जो शनि महाराज है वो अपने पिता के बीच में अड़चन डालेंगे, पिता के बीच में कुछ तकलीफ डालेंगे। तो देखिए ये शनि और सूर्य की युति आपकी कुंडली में हो रही है और साथ साथ में मुहूर्त कुंडली के अंदर, मुहूर्त लग्न कुंडली के अंदर ये युति हो रही है और आपने उस समय पे मुहूर्त किया, तो ये आपको मानसिक शारीरिक त्रास देगी, पीड़ा देगी। फिर एकदम प्रचंड, हम कहेंगे ना आघात्मक, यानी आपको झटका लगे,
यानी कोई झटका देने वाला कार्य होगा। कैसे झटका देने वाला कार्य, अभी मैं बता रहा हूं। मैं अभी एक जन के यहाँ गया था वास्तु करने, पूरी नई बिल्डिंग है, पूरी नई बिल्डिंग है। मैं यहाँ पे कॉपर खेलने गया था वास्तु करने बंबई के अंदर, पूरी नई बिल्डिंग है। मैं उसका पूरा बिल्डिंग का मीन्स उसके फ्लैट का पूरा वास्तु कर रहा था। 8वें माले पे उनका फ्लैट था, 8वें के 9वें माले पे उनका फ्लैट था। मैं उसका वास्तु कर रहा था। अचानक क्या दुर्घटना हुई, आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नई बिल्डिंग में ऐसी घटना हो सकती है। उन्होंने बालकनी दी थी, मैं अभी उस फ्लैट के अंदर ही खड़ा था और मेरे सामने ही वो बालकनी फटाक से नीचू बैठ गई, यानी नीचू गिर गई। तो ऐसी जो अचानक होने वाली दुर्घटना जो है वो सूर्य और शनि की युति से मिलती है। वो दुर्घटना हमें सूर्य और शनि की युति से मिलती है। तो जब हमारी मुहूर्त लग्न कुंडली के अंदर ये जो मैंने ग्रहों की जो युति दी है वो अगर मिल रही है तो वो मुहूर्त आपको लेना नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं ग्रहण। ग्रहण को देखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आपको ज्यादा से ज्यादा चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे, ज्यादा चंद्र ग्रहण देखने को मिलेंगे। तो चंद्र ग्रहण बहुत ही अशुभ माने गए हैं। ग्रहण जितने समय चलता है उतने वर्ष मास तक वो व्यक्ति को या तो स्थापत्य के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप ऐसे कोई भी ग्रहण समय के समय लग्न कुंडली बनाकर मुहूर्त ना करिए। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ग्रहण योग बन रहा है, सूर्य और चंद्र की सूर्य और राहु, चंद्र और राहु, सूर्य और केतु और सूर्य और चंद्र, ये जब हमारी कुंडली के अंदर कोई भी स्थान में युति कर रहे हो तो ग्रहण योग बनता है। यहाँ पे हमें अंशात्मक देखना है कि वो ग्रहण योग अंशात्मक एक दूसरे से कितना दूरी पे है, उतना कम ज्यादा फल हमें देगा। एक दूसरे से कितनी दूरी पे है दोनों ग्रह अंशात्मक, उसमें हमें कम ज्यादा फल मिलेगा। तो ये ग्रहण योग, तो ये जो मैंने आपको दिया है वो मेरे ख्याल से मैंने मेरी किताब के अंदर नहीं दिया है। तो इसका बहुत ही विस्तार से ध्यान, बहुत ही डीपली इसको लेना, बहुत ही मुहूर्त के अंदर इसको सोच समझ के उपयोग में लेना। और ये ध्यान रखना कि कभी भी जब आप मुहूर्त कर रहे हो तो शनि मंगल की युति तो होनी ही नहीं चाहिए। विस्फोटक परिणाम मिलेंगे, विस्फोटक परिणाम मिलेंगे। जिस लड़की की या तो जिस लड़के की कुंडली के अंदर शनि और सूर्य और मंगल की युति हो रही है, पति पत्नी दोनों की कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल की युति हो रही है, परंतु देखो मैं एक पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। सूर्य और मंगल की युति हो रही है पति पत्नी दोनों की कुंडली के अंदर तो डाइवर्स के योग बनते हैं। परंतु दोनों में से एक की कुंडली या तो दोनों की कुंडली के अंदर मंगल और शुक्र की युति, और दोनों एक दूसरे से समसप्तक यानी एक दूसरे को देख रहे हैं, मंगल और शुक्र की युति, और ये युति दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो डाइवर्स योग टल जाएगा। एक जगह पे सूर्य मंगल की युति डाइवर्स योग देती है, लेकिन दूसरी जगह पर मंगल और शुक्र की युति अगर एक दूसरे को देख रही है दोनों की कुंडली के अंदर, तो डाइवर्स योग टल जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे शास्त्र के अंदर कुछ जो अशुभ योग है, उस अशुभ योग को नाबूद करने के लिए या तो उस योग को खत्म होने के लिए कुछ ऐसी चीजें भी दी है कि भाई उससे वो योग अशुभ योग टल सकता है, वो अशुभ योग टल सकता है। चलिए आज हम यहां तक रखते हैं। आज 10:25 हो गई है। अब हम हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। चेतन भाई, हाँ क्वेश्चन आंसर फरती रेकॉर्डिंग कर जो लगाया वक्त नहीं है। चेतन भाई, 1 मिनट।